तो देखिए अब हम प्रश्नावली 14.3 प्रारंभ करते हैं। चलिए सबसे पहले प्रश्न पर यहां पर हम बढ़ते हैं। आपको बोला गया है कि एक संगठन ने पूरे विश्व में 15 से 44 वर्षों में की आयु वाली महिलाओं में बीमारी और मृत्यु के कारणों का पता लगाने के लिए किए गए सर्वेक्षण से निम्नलिखित आंकड़े प्रतिशत में प्राप्त किए हैं। जैसे आप देख सकते हैं, आपको आंकड़े जो हैं जैसे उनमें कारण दिया हुआ है बीमारी और मृत्यु के। पहला है जनन स्वास्थ्य अवस्था, तो ऐसी महिलाओं में मृत्यु की दर 31.8% है। फिर दिया हुआ है तंत्रिका मनोविकारी अवस्था, तो ऐसी महिलाओं की मृत्यु की दर 25.4% है। क्षति से मरने वाली महिलाओं की दर 12.4% है। हृदय वाहिका अवस्था से जो महिला मृत्यु दर है वो 4.3% है। श्वसन अवस्था से 4.1%, और जबकि अन्य कारण जो भी हो सकते हैं उनसे 22% महिलाएं की मृत्यु हो जाती है। अब आप देखिए, आपको पहले वाले भाग में यहां पर बोला गया है कि ऊपर दी गई सूचनाओं को आलेखीय रूप में निरूपित कीजिए। तो यहां पर देखिए आपको आलेखीय रूप में इनको निरूपित करना है, अर्थात इनका एक ग्राफ बनाना है, या आप बोल सकते हैं आलेख बनाना है। तो देखिए यहां पर हमने एक एक्स अक्ष और एक वाई अक्ष बना लिए, क्योंकि हम एक आलेख बनाने जा रहे हैं। अब यहां पर देखिए हम एक्स अक्ष पर कारण दर्शाएंगे कि आखिर कौन कौन से कारणों से महिलाओं की मृत्यु हो रही थी, और वाई अक्ष पर हम महिलाओं की मृत्यु दर दिखाएंगे जो कि प्रतिशत में आपको दी हुई थी। अब आप ये देखो कि सबसे पहला जो कारण दिया हुआ है उसमें 31.8 महिला मृत्यु दर है। तो आप देख रहे हैं जो प्रतिशत में दर दी हुई है वो 31-32% तक जा रही है मैक्सिमम, और मिनिमम वो 4% तक है। तो यहां पर अभी हम देखिए 5-5 के अंतराल में बना देते हैं। तो देखिए अगर ये 0 है, इस तरीके से ये देखो 5 हो जाएगा, ये देखिए 10 हो जाएगा, यहां पर ये आपके पास 20 हो जाएगा, ये देखिए 25 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, और यहाँ पर 35 हो जाएगा, क्योंकि यहाँ तक हमारी सभी महिला मृत्यु दर आ जाएंगी। अब यदि हम पहला कारण देखें तो पहला कारण है जनन स्वास्थ्य अवस्था। तो यहाँ पर हम बनाते हैं जनन स्वास्थ्य अवस्था। अब इसमें आप देखोगे जनन स्वास्थ्य अवस्था में, तो इसमें आपको जो प्रतिशत में दिया हुआ है वो 31.8% है। अर्थात यहाँ पर आप 31.8% का एक खींचेंगे बार, तो ये कुछ इस तरीके से आपके पास आ जाएगा, आप देख सकते हैं। तो आपने ये बना दिया, तो इस तरीके से ये आपके पास देखिए जनन स्वास्थ्य अवस्था की महिला मृत्यु दर आ गई। अब ये आपको हो सकता है लगे कि ये 30 से 35 के बीच में कहां पर है, तो आपको तो ये पता है 31.8 तक है, तो आप इसे 31.8 ही लिखेंगे, क्योंकि आपको एक रफ फिगर चाहिए होता है, और जबकि आप तो ग्राफ पेपर पर बनाएंगे, मैं यहाँ पर आपको केवल समझा रहा हूँ कि कैसे इनको बनाया जाता है। तो ग्राफ पेपर पर आप 31.8 तो आसानी से देख सकते हैं। इस तरीके से देखो आपने ये पहला वाला कारण के हिसाब से महिला मृत्यु दर बना दी। अब हम आगे बढ़ते हैं। तो आगे आप देखिए आपको बोला गया है कि दूसरा जो है तंत्र का मनोविकारी अवस्था है, जिसमें 25.4% है। तो 25.4% अर्थात देखिए आपके पास ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब आप इसको थोड़ा रंग देंगे, तो ये देखो आपके पास 25.4% की ये आ गई है दूसरे वाला कारण। जो कि आपको दिया हुआ था तंत्रिका मनोविकारी अवस्था। तो तंत्रिका मनोविकारी
अवस्था, ये आपके पास हो गई। अब इसी तरीके से आप देखिए तीसरा जो कारण है आपके पास वो है क्षति, जिसमें 12.4% है। तो आप एक बात पर गौर करिए कि जो इनके बीच में गैप रखा जाता है, जैसे देखिए इनके बीच में कुछ ना कुछ तो अंतर होगा ही, तो ये आप जब ग्राफ पेपर बनाएंगे तो समान अंतराल लेकर चलेंगे। तो देखिए 12.4 से अगर हम अब करेंगे तो ये देखो 12.4 आपके पास कुछ इस तरीके से ये यहां पर आ जाएगा। इस तरीके से आपने देखो ये तीसरा वाला बना दिया कारण, उसका आलेख है ये, और ये आपको दिया हुआ है 12.4%, अर्थात क्षति थी आपके पास। अब इसी तरीके से आप देखोगे जो चौथा कारण है वो है आपके पास हृदय वाहिका अवस्था, जिसमें 4.3% है। तो 4.3% मतलब आपके पास ये देखिए कुछ इस तरीके से ये आ जाएगा। तो आप इसमें बनाएंगे, ये 4.3% हो गई, और ये जो कारण है वो है आपके पास हृदय वाहिका अवस्था का। तो यहां पर आप इसको लिख देंगे हृदय वाहिका अवस्था। इसी तरीके से देखिए पांचवा कारण आपको दिया हुआ है श्वसन अवस्था, जिसमें 4.1% है। तो देखिए 4.1% आपके पास कुछ इस तरीके से ये आ जाएगा। तो ये कारण अब आप लिख दीजिएगा, ये थी आपके पास श्वसन अवस्था वाली कारण। और सबसे अंतिम कारण आप देख सकते हैं आपको दिया हुआ है 22%, जो कि अन्य कारण करके दिया हुआ है। तो यहां पर आप बनाएंगे 22% पर। तो ये आपके पास अन्य कारण वाला आलेख बन चुका है। यहां पर आप लिख सकते हैं अन्य कारण। अब आपके पास देखो ये जो पहले भाग में बोला गया था कि आलेख बनाना है, वो आपने आलेख बना दिया है। आपको बस कुछ बातों का ध्यान रखना है, जो कि मैं आपको यहां पर बता देता हूं। देखिए मैंने यहां पर आपके लिए इसको एक हाथ से बनाया है, लेकिन आप तो इनको ग्राफ पेपर पर बनाएंगे, क्योंकि आपके पास तो आलेख कागज मिलेगा, आप उस पर बनाएंगे। तो उसमें आपको ये ध्यान रखना है कि ये देखिए जो चौड़ाई होती है, जैसे आप देखिए इनके बीच में जो चौड़ाई है वो आप बराबर बनाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप इन सबको बराबर करेंगे। फिर आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो चौड़ाई है हर किसी ग्राफ की, ये भी आप बिल्कुल बराबर ही बनाएं, तो ज़्यादा बेहतर आपके पास बनेगा। और आप देख सकते हैं कि ये जो 0 से 5, फिर हमने 10, ये ऐसे करके हमने बनाए हैं। आप ग्राफ पेपर पर चाहें तो 5 के अंतराल पर, ना चाहें तो 10-10 के अंतराल पर भी बना सकते हैं, चाहें तो 4-4 के अंतराल पर भी बना सकते हैं। ये पूरा आप पर निर्भर करता है। तो इस तरीके से पहला वाला भाग तो आपके पास हल हो चुका है। अब हम दूसरे वाले भाग पर बढ़ते हैं। तो इसमें बोला गया है कि कौन सी अवस्था पूरे विश्व की महिलाओं के खराब स्वास्थ्य और मृत्यु का बड़ा कारण है। तो यहां पर आप देखो कि सबसे अधिक महिलाएं किस अवस्था से मर रही हैं। तो आप देख रहे हैं सबसे अधिक तो 31.8% महिलाएं जनन स्वास्थ्य अवस्था से मर रही हैं। तो यहां पर आप देखिए जो दूसरे वाले भाग का उत्तर है वो आपके पास हो जाएगा जनन स्वास्थ्य अवस्था। पूरे विश्व की महिलाओं के खराब स्वास्थ्य और मृत्यु का
कारण है। आप देख सकते हो क्योंकि ये देखो 31.4% दिया था जो कि सबसे अधिक ही था सब में। फिर तीसरे वाले भाग में आपको बोला गया अपनी अध्यापिका की सहायता से ऐसे 2 कारणों का पता लगाने का प्रयास कीजिए जिनकी ऊपर जो भाग 2 है में मुख्य भूमिका रही हो। तो यहाँ पर आप देखो आपके उत्तर अलग अलग हो सकते हैं क्योंकि आप अपने अध्यापिका या अध्यापकों से ये पूछेंगे, लेकिन यहाँ पर मैं आपको कुछ अंतर या कुछ रीजन ऐसे बता देता हूँ कि आखिर जनन स्वास्थ्य अवस्था से ही सबसे ज्यादा मृत्यु क्यों होती है। क्योंकि देखिए जनन स्वास्थ्य अवस्था में चिकित्सा की सुविधाओं का अभाव भी होता है। तो चिकित्सा सुविधाओं का अभाव तथा सही चिकित्सा पद्धति की कम जानकारी, ये 2 ऐसे कारण हैं जिनकी वजह से जनन स्वास्थ्य अवस्था से पूरे विश्व में महिलाओं की सबसे ज्यादा मृत्यु होती है। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 2 पर आ जाते हैं। प्रश्न संख्या 2 में आपको बोला गया है कि भारतीय समाज के विभिन्न क्षेत्रों में प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की निकटतम दस्तक की संख्या के आंकड़े नीचे दिए गए हैं। जैसे आप देखिए आपके पास ये विभिन्न क्षेत्र अर्थात अनुसूचित जाति दी हुई है, अनुसूचित जनजाति, गैर अनुसूचित जाति जनजाति, पिछड़े जिले, गैर पिछड़े जिले, ग्रामीण, शहरी, कुछ इस तरीके से दिया हुआ है। और आपको उन सभी क्षेत्रों में प्रति 1000 लड़कों पर लड़कियों की संख्या दी हुई है। जैसे आप देख सकते हैं कि अनुसूचित जाति में यदि 1000 लड़के हैं तो वहां पर उन 1000 लड़कों के सापेक्ष 940 लड़कियां ही हैं। अनुसूचित जनजाति में 1000 लड़कों पर 970 लड़कियों की संख्या है। गैर अनुसूचित जनजाति में 1000 लड़कों पर 920 लड़कियां हैं। पिछड़े जिलों में 1000 लड़कों पर 950 लड़कियों की संख्या है। गैर पिछड़े जिलों में 1000 लड़कों पर 920 लड़कियों की संख्या है। ग्रामीण जिलों में 1000 लड़कों पर 930 लड़कियों की संख्या है और शहरों में 1000 लड़कों पर 910 लड़कियां हैं। फिर देखिए आपको यहां पर आगे बोला गया है कि पहले वाले भाग में ऊपर दी गई सूचनाओं को एक दंड आलेख द्वारा निरूपित कीजिए। तो यहां पर एक दंड आलेख द्वारा आपको निरूपित करना है। तो यहां पर आप एक आलेख बनाएंगे। तो देखिए यहां पर हमने एक आलेख तो बना दिया अर्थात एक्स अक्ष और वाई अक्ष बनाया है अभी केवल। अब हम देखिए एक्स अक्ष पर बता देते हैं कि हम एक्स अक्ष पर यहां पर क्षेत्र लिखेंगे कि आखिर कौन कौन से क्षेत्र हैं, जैसे ग्रामीण, शहरी, पिछड़े जिले, गैर पिछड़े जिले, आप जैसे यहां पर देख सकते हैं। और जो लड़कियों की संख्या है प्रति 1000 लड़कों पर, उनको हम वाई अक्ष पर यहां पर दर्शाएंगे। तो यहां पर सबसे पहले तो आप ये देखो कि हमने आपको बताया जो सभी आप आलेख बनाएंगे दंड आलेख, उन सभी में चौड़ाइयां हमेशा बराबर रखें और इनके बीच में रिक्त स्थान जो होगा हर किसी के बीच में समान ही रखें। तो अब आप देखिए जो भी आपके पास ये लड़कियों की संख्या है वो 900 से 1000 के बीच में ही है। तो अब आप पूरा 100 200 ऐसे अंतराल ना बनाकर यहाँ पर सीधे 900 से 1000 के बीच में अंतराल ही बनाएं। तो यहाँ पर देखिए हम इसको 900 लिख देते हैं। अब बात आती है कि क्या 0 से 900 के बीच में कैसे बनाएंगे, तो आप इसको कुछ इस तरीके से दर्शा सकते हैं। इससे आपको समझ में आ जाएगा कि आपने एक तरीके से इसको थोड़ा बड़ा करके ले लिया है। तो ये 900 हो गया तो ये 910 आ गया। फिर देखिए 920 आ गया, ये 930 हो जाएगा। फिर देखिए 940, 950, ये 960 आ जाएगा, ये 970 आ जाएगा, ये 980 हो जाएगा और यहाँ पर 990। आप ऊपर बनाना चाहें तो बना सकते हैं 1000 या 1000 से भी ऊपर, लेकिन चूंकि सबसे अधिकतम 970 ही है इसलिए 970 तक हमें रुकना था तो हमने 990 तक बना दिया उसके एवरेज में। अब सबसे पहले देखिए अनुसूचित जाति में 940 लड़कियों की संख्या है। तो यहाँ पर 940 आप देख सकते हैं आपके पास ये आ गया है। तो यहाँ पर आप इस तरीके से बना देंगे। तो ये अनुसूचित जाति के हो गए। अब इसी तरीके से आप देखो दूसरा वाला आप देखोगे आपको अनुसूचित जनजाति में दिया हुआ है 970 लड़कियां हैं। तो उसमें आप बनाएंगे अनुसूचित जनजाति में 970 पर। तो देखिए 970 पर यदि आप बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से आपके पास ये आ जाएगा।
अब ये आपने दूसरा वाला बना दिया। अब इसी तरीके से देखो 920 आपको बनाना है गैर अनुसूचित जाति जनजाति के लिए। तो 920 लड़की यदि आप बनाएंगे तो ये देखो 920 तो यहाँ पर है, तो यहाँ पर आप बनाएंगे तो आपके पास कुछ इस तरीके से ये आ जाएगा। फिर आप देखिए, आप देख रहे हैं कि अब आपको 950 बनाना है पिछड़े जिलों में लड़कियों की संख्याओं के लिए। तो 950 आपके पास ये है, तो इसकी सीध में अब आप बनाएंगे तो यहाँ से देखिए 950 आपके पास यहाँ कहीं आ जाएगा। देखा आपने 950 बन गया। फिर इसी तरीके से आप देखिए कि 920 आपको बनाना होगा गैर पिछड़े जिलों में। तो 920 अब हम बनाते हैं। तो 920 तो देखिए यही वाला है, तो आपके पास ये 920 का अब आप बनाएंगे। तो आपने 920 का दंड बना दिया एक। फिर इसी तरीके से आप देखिए ग्रामीण में 930 लड़कियां आपको दर्शानी हैं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में 930 यदि आपको दर्शानी है तो 930 के सामने आप यहाँ पर बनाएंगे। तो आपने ये देखिए ग्रामीण का बना दिया। और सबसे अंत में आप देखिए आपको शहरी में बनाना है 910 के लिए। तो 910 के लिए यदि आपको बनाना है तो 910 तो आपके पास यहाँ पर है, तो ये देखिए 910 आपके पास यहाँ पर कहीं आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने शहरी में बना दिया। तो इस तरीके से ये आलेख तो बन गया। बस अब हम यहाँ पर जल्दी जल्दी इनके नाम लिख देते हैं। तो ये पहला वाला था आपके पास अनुसूचित जाति के लिए, तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं अनुसूचित जाति। जो दूसरा वाला आपने आलेख बनाया वो है अनुसूचित जनजाति। इसी तरीके से देखिए जो तीसरा वाला आपने बनाया है वो है गैर अनुसूचित जाति जनजाति। तो यहाँ पर लिख देते हैं गैर अनुसूचित जाति। जो चौथा वाला आपने दंड आलेख बनाया है वो आपके पास है पिछड़े जिले के लिए। तो यहाँ पर आप लिख देंगे पिछड़े जिले। फिर आप देखिए आपके पास है गैर पिछड़े जिले के लिए, तो यहाँ पर आप लिख देंगे गैर पिछड़े जिले। फिर इसी तरीके से देखिए आपके पास ये है ग्रामीण क्षेत्र के लिए, और अंत में आपके पास ये है शहरी क्षेत्र के लिए। तो इस तरीके से आपने देखा कि आपने दंड आलेख तो काफ़ी आसानी से बना दिया है। बस कुछ बातों का आपको बस ये ध्यान रखना है कि चूंकि आप ग्राफ पेपर पर बनाएंगे इसलिए इन सभी की चौड़ाइयाँ जो हैं दंड में आलेख बना रहे हैं आप, इन सब की चौड़ाइयाँ बराबर रखेंगे आप। और अगर आप चाहें तो इनको आप शेड भी कर सकते हैं पेंसिल से या किसी रंग से। अब देखिए दूसरे वाले भाग पर आते हैं। तो दूसरे वाले भाग में आपको बोला गया है कि अच्छा में चर्चा करके बताइए कि आप इस आलेख से कौन कौन से निष्कर्ष निकाल सकते हैं। तो देखिए पहली बात तो यह है कि आपको चर्चा करनी है अपनी क्लास में, लेकिन चूंकि यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे हो सकता है आपके अलग निष्कर्ष हो, लेकिन एक कॉमन निष्कर्ष तो जरूर सबको मिलेगा, तो वो आपके पास होगा। ध्यान रखें कभी भी निष्कर्ष ऐसे निकालना हो तो सबसे बड़ा और सबसे कम देखा जाता है एक तरीके से। तो आप देख रहे हो कि सबसे ज्यादा अर्थात 970 लड़कियां हैं अनुसूचित जनजाति में। तो इस तरीके से आपको पता लगेगा कि अनुसूचित जनजाति में प्रति 1000 लड़कों पर सबसे अधिक लड़कियां हैं। यहाँ पर हम कोष्टक में लिख भी देते हैं आखिर कितनी है, तो 970 है। और इसी तरीके से अब आप देखो कि सबसे कम लड़कियां कहाँ पर हैं, तो सबसे कम लड़कियां शहरी क्षेत्र में हैं।
तो इसी तरीके से यहाँ पर लिख सकते हो, तथा शहरी क्षेत्र में प्रति 1000 लड़कों पर सबसे कम लड़कियां अर्थात 910 हैं। तो इस तरीके से आपने ये प्रश्न संख्या 2 हल कर दिया है। अब देखिए प्रश्न संख्या 3 की ओर हम बढ़ते हैं। यहां पर आपको बोला गया कि एक राज्य के विधानसभा के चुनाव में विभिन्न राजनीतिक पार्टियों द्वारा जीती गई सीटों के परिणाम नीचे दिए गए हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि जो राजनीतिक पार्टी ए है उसने 75 सीटें जीती हैं, बी वाली राजनीतिक पार्टी ने 55 सीटें जीती हैं, पार्टी सी ने 37 सीटें जीती हैं, डी ने 29 सीटें जीती हैं, पार्टी ई ने 10 सीटें जीती हैं और पार्टी एफ ने विधानसभा चुनाव में 37 सीटें जीती हैं। तो देखिए सबसे पहला वाला प्रश्न जो है आपके पास वो दिया हुआ है कि मतदान के परिणामों को निरूपित करने वाला एक दंड आलेख आपको खींचना है। तो सबसे पहले तो यहाँ पर हम एक दंड आलेख बनाएंगे, तो उसके लिए हम एक्स अक्ष और वाई अक्ष बना लेते हैं। तो देखिए हमने यहाँ पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष तो बना लिया। जहाँ पर हमारे पास जो एक्स अक्ष है वो राजनीतिक पार्टी को व्यक्त करेगा कि आखिर कौन कौन सी राजनीतिक पार्टियां हैं, और जो वाई अक्ष है वो जीती गई सीटों को व्यक्त करेगा। अब यहां पर आप ये देखो कि जो जीती गई सीटें हैं वो सबसे कम 10 हैं और सबसे अधिक 75 है। तो आपको कुछ इस तरीके से वाई अक्ष को बनाना होगा ताकि 10 से 75 के बीच में सभी संख्याएं आप ढंग से आसानी से बना पाए। तो देखिए अगर ये स्वाभाविक सी बात है, एक्स अक्ष और वाई अक्ष का कटान बिंदु अर्थात 0 मान लेंगे आप। यहाँ पर आप 10 लिख दीजिएगा। इसी तरीके से देखिए 20 हो जाएगा, ये 30 हो जाएगा, ये आपके पास 40 हो जाएगा, यहाँ ये 50 हो जाएगा, ये 60 हो जाएगा, ये 70 हो जाएगा और यहाँ पर ये आपके पास 80 हो जाएगा। अब यहाँ पर एक्स अक्ष पर आपको राजनीतिक पार्टियां लिखनी होंगी अर्थात ए बी सी डी ई तथा एफ। तो पहली राजनीतिक पार्टी की बात करते हैं तो उसने 75 सीटें जीती हैं। तो 75 देखिए आपके पास यहाँ कहीं हो जाएगा। तो आपने देखो ये बना दिया 75 सीटों के लिए जो कि राजनीतिक पार्टी ए कर रही जीती है। तो ए हो गया। इसी तरीके से अब देखिए जो बी वाली राजनीतिक पार्टी है वो 55 सीटें जीत पाई है। तो 55 देखिए 50 और 60 के बीच में होगा अर्थात यहाँ पर कहीं होगा। तो अब आप यहाँ पर दंड आलेख बना देंगे बी वाली पार्टी के लिए। तो इस तरीके से आपने बी वाली पार्टी के लिए दंड आलेख बना दिया जिसमें ये 55 सीटें जीती है। फिर बात आती है कि सी वाली पार्टी आपके पास 37 सीटें जीती है। तो देखिए 37 30 से 40 के बीच में कहीं यहाँ पर होगा अर्थात ये आपके पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो देखिए आपके पास ये आ जाएगा कुछ इस तरीके से। तो आपने ये देखो सी वाली पार्टी के लिए बना दिया दंड आलेख जिसमें वो 37 सीटें जीती थी। अब बात करते हैं कि डी वाली पार्टी आप देख सकते हैं 29 सीटें जीती है केवल। तो 29 देखिए 30 से थोड़ा सा नीचे होगा, तो यहाँ पर कहीं देखिए डी वाली पार्टी जीतेगी। इस तरीके से आपने डी वाली पार्टी के लिए बना दिया जिसने 29 सीटें जीती थी। अब बात करते हैं कि आपके पास जो ई वाली पार्टी है वो तो केवल 10 सीटें जीती है। तो आप देखिए 10 सीटें आपके पास यहाँ पर कहीं आएंगी। तो ये ई वाली पार्टी के लिए आपने बना दिया। और अब आप एफ वाली पार्टी के लिए बनाएंगे जो कि 37 सीटें जीती है। तो 37 सीटें आप देखो सी वाली पार्टी भी जीती थी अर्थात सी वाली के समांतर आप देखिए यहाँ पर ये बना देंगे और यहाँ पर आप एक दंड आलेख बना देंगे अर्थात 2 क्षैतिज रेखाएं भी बना देंगे। तो इस तरीके से ये आपके पास एफ वाली पार्टी हो गई। तो आपको पता लग रहा है कि अगर
आप ये ऐसा दंड आलेख बना दें तो उस चुनाव के बारे में आपको सब कुछ पता लग जाएगा कि आखिर ए वाली पार्टी ने कितनी सीट जीती है, बी वाली पार्टी ने कितनी सीट जीती है, एंड इसी तरीके से एफ तक जितनी भी पार्टियां उन्होंने कितनी कितनी सीटें जीती हैं। तो पहला वाला भाग तो आपने हल कर लिया। अब बात आती है कि किस राजनीतिक पार्टी ने अधिकतम सीटें जीती हैं। तो यहाँ पर आप देखो कि आपको यहाँ से भी पता लग रहा है कि किस राजनीतिक पार्टी ने जीती है, तो आपको पता लग रहा है 75 सीटें अधिकतम जीती गई हैं जो कि राजनीतिक पार्टी ए ने जीती है। और आप देखो अगर इस दंडालेख से भी देखना चाहेंगे तो सबसे बड़ा जो ऊंचा ग्राफ है वो ए वाली पार्टी के लिए है जो कि 75 पर आपके पास है। तो आपको समझ में आएगा कि जो ए वाली राजनीतिक पार्टी है उसने सबसे अधिक सीट जीती। तो आप यहां पर लिख सकते हैं कि राजनीतिक पार्टी ए ने सबसे अधिक पिचहत्तर सीट जीती है। इस तरीके से आपका ये प्रश्न हल हो जाएगा। चलिए अब हम प्रश्न संख्या 4 को हल करेंगे। यहां पर आपको प्रश्न संख्या 4 में बोला गया है कि एक पौधे की 40 पत्तियों की लंबाइयां 1 मिलीमीटर तक शुद्ध मापी गई हैं और प्राप्त आंकड़ों को निम्नलिखित सारणी में निरूपित किया गया है। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि 1 मिलीमीटर तक शुद्ध, इसका मतलब ये है कि कहीं ऐसा नहीं है 1 मिलीमीटर से छोटी इकाई इन्होंने नहीं ली गई है। सबसे बड़ी इकाई या सबसे छोटी इकाई जो हम बोलेंगे वो 1 मिलीमीटर ली गई है। बड़ी इकाइयों में तो आप देख सकते हैं 118, 126 आप देख सकते हैं, इनके बीच में सब आ ही रही हैं। तो जैसे आप देखो आपको यहाँ पर ये आंकड़े दिए हुए हैं, जैसे 118 से 126 मिलीमीटर लंबाई वाली पत्तियों की संख्या 3 है, 127 से 135 मिलीमीटर लंबाई वाली पत्तियों की संख्या 5 है। ऐसी पत्तियां 9 हैं जिनकी लंबाई 136 से 144 मिलीमीटर के बीच में हो। 145 से 153 मिलीमीटर वाली पत्तियों की पत्तियों की संख्या 12 है। इसी तरीके से आप देखिए यहाँ पर आपको पत्तियों की संख्या दी हुई है, यहाँ पर लंबाइयां दी हुई है मिलीमीटर में। फिर आप देखिए आपको आगे बोला गया है कि दिए हुए आंकड़ों को निरूपित करने वाला एक आयत चित्र बनाइए। तो अभी आप देखिए अभी तक हमने यहां पर दंड आलेख तो बनाना सीखा है, अभी तक प्रश्न संख्या 3 तक हमने हर किसी प्रश्न में दंड आलेख बनाया है, लेकिन यहां पर आपको आयत चित्र बनाने को बोला गया है। तो आयत चित्र बनाने से पहले आप एक बात पर गौर करेंगे कि ध्यान रखें जब भी आपको आयत चित्र बनाना होता है तो जैसे यहां पर आप देखो कि 126 अंत में लिखा है, लेकिन यहां पर आप शुरुआत कर रहे हैं 127 से। इसी तरीके से आप देखिए यहां पर अंत में 135 लिखा है, लेकिन अगले वाली पंक्ति में आप शुरुआत कर रहे हैं 136 से। तो ये सभी बराबर होने चाहिए। तो इनको बराबर करने के लिए आप देखेंगे कि जितना भी अंतर होता है 126 और 127 में आप देख रहे हैं 1 का अंतर है। इसी तरीके से देखिए 135 और 136 में भी 1 का अंतर है। 144 से 145 इनके बीच में भी 1 का अंतर है। आप देखिए हर जगह 1 का अंतर देख रहे हैं। 162 पे खत्म हुआ तो यहां देखिए 163 से स्टार्ट हुआ, अर्थात 1 का अंतर है। इसी तरीके से देखो यहां पर 171 पे खत्म हुआ है, लेकिन अगली पंक्ति में 172 पे प्रारंभ हुआ है, अर्थात 1 का अंतर है। तो 1 का अंतर का आधा आप ले लेते हैं। तो देखिए 1/2 आपने किया तो आपके पास 0.5 आएगा। तो अब आप 126 में 0.5 जोड़ देंगे और 127 में 0.5 घटा देंगे। तो इसी तरीके से 118 में भी 0.5 घटाएंगे। इसका मतलब यह हुआ कि जो आपके पास निम्न सीमाएं हैं, जैसे देखो 118, 127, 136, 145, 154, 163 और 172, इनमें आप 0.5 घटा देंगे। और जो उच्च सीमा होंगी जैसे देखो 126, 135, 144, 153, 162, 171 और 180, इनमें आप 0.5 जोड़ देंगे। तो इससे क्या होगा कि आपका जो ये आंकड़े दिए हुए हैं ये आपके बिना किसी अंतर के लिखे होंगे, या आप बोल सकते हैं सतत आंकड़े आपके पास आ जाएंगे। तो चलिए सबसे पहले हम सतत आंकड़े बना देते हैं। तो देखिए अब हम दूसरी एक सारणी बना लेते हैं। यहां पर आपके पास पत्तियों की लंबाई दी हुई है और ध्यान रखें वो पत्तियों की लंबाई मिलीमीटर में दी हुई है और यहां पर पत्तियों की संख्या दी हुई है। तो अब आप देखो कि जो यहां पर होगा 118 से 126 जो प्रारंभ में लिखा हुआ था, अब 118 जो निम्न सीमा है उनमें से आप 0.5 घटाएंगे तो 117.5 और उच्च सीमा 126 है तो इसमें आप 0.5 जोड़ देंगे।
इसी तरीके से देखिए 127 में 0.5 आप घटा देंगे तो 126.5 आ जाएगा। और देखिए 135 में 0.5 आप जोड़ देंगे तो 135.5 आपके पास आ जाएगा। इसी तरीके से देखो 135.5 और ये 144.5 हो जाएगा। यहां पर 144.5 आ जाएगा और यहां पर देखिए 153.5 हो जाएगा। यहां पर देखिए 153.5 आ जाएगा और यहां पर 162.5 हो जाएगा। इसी तरीके से 162.5 यहां पर हो जाएगा निम्न सीमा और उच्च सीमा यहां पर 171.5 आपके पास हो जाएगी। अब आप देखिए सबसे अंत में आपके पास 171.5 निम्न सीमा हो जाएगी और उच्च सीमा आपके पास 180.5 हो जाएगी। तो जब आपने ये देखो लंबाइयां लिख ली मिलीमीटर में, तो अब आप यहां पर लिख सकते हैं। तो पत्तियों की संख्या देखिए यहां पर आप जैसी वैसी लिखी हुई थी यहां पर लिख देंगे। तो 9, 12, 5, 4, 2। तो इस तरीके से आपने एक सारणी बना ली। अब आप गौर करेंगे तो अब ध्यान रखें कि आपको एक आयत चित्र बनाना है। तो चलिए हम एक आयत चित्र अब बना लेते हैं। तो अब देखिए हमने दो अक्ष बना ली, ये हमारे पास एक्स अक्ष है और ये हमारे पास वाई अक्ष है। वाई अक्ष में हम पत्तियों की संख्या दिखाएंगे, तो यहां पर लिख भी देते हैं पत्तियों की संख्या, और एक्स अक्ष में हम जो पत्तियों की लंबाई हैं उनको दिखाएंगे। तो सबसे पहले आप देखो कि आपके पास जो सबसे कम पत्तियों की संख्या वो 2 है और सबसे अधिक 12 है। तो आप चाहें तो एक एक करके बना सकते हैं, अर्थात एक एक के अंतराल पर बना सकते हैं, या चाहें तो दो दो के अंतराल पर बना सकते हैं। तो यहां पर जैसे मैं दो दो के अंतराल पर बना देता हूं, ये पूरा आपके ऊपर निर्भर करता है। जैसे आपके पास ग्राफ पेपर होगा तो आप उसमें एक एक कर भी बना सकते हैं क्योंकि वो अच्छे से आपको दिखेगा। तो ये देखिए आपके पास 2 हो गया, ये 4 हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा, यहां पर देखिए आपके पास 8 हो गया, ये 10 हो जाएगा, और इसी तरीके से आपके पास देखिए ये 12 हो जाएगा और यहां 14 कर देते हैं। आपको वैसे 12 तक ही रखना है लेकिन हमने एक आगे तक बढ़ा दिया है। तो अब ये देखो कि यहां पर पत्तियों की लंबाइयां दी हुई हैं। अब पत्तियों की लंबाइयां 170.5 से प्रारंभ हो रही हैं और एक्स अक्ष पर आपको पत्तियों की लंबाइयां दिखानी है, तो जीरो के बाद कुछ 170.5 से पहले तो बहुत सारे नंबर आएंगे लेकिन उनका तो कोई यूज ही नहीं है। तो इस तरीके से आप यहां पर कुछ ऐसे बना देते हैं चिन्ह ताकि आपको लगे कि आपने काफी एक गैप ले लिया है। तो अब आप 170.5 यहां पर बनाएंगे। तो अब ध्यान रखें आयत चित्र कैसे बनाते हैं उसको हम यहां पर समझेंगे। तो 170.5 से 126.5 तक पत्तियों की संख्या आपके पास 3 है। तो इस तरीके से आप देखिए यहां पर एक 3 देखिए बीच में कहीं यहां पर होगा, तो आपने देखो यहां पर ये बना दिया। तो यहां पर आप लिख देंगे 117.5 क्योंकि ये प्रारंभ हो रहा था यहां पर और यहां पर अंत हो रहा था, तो 126.5 आ जाएगा यहां पर। अब आप आगे देखोगे तो आपको आगे लिखा हुआ है 126.5 से 135.5 तक 5 पत्तियों की संख्या है। तो इस तरीके से अब देखिए 5 आपके पास यहां पर कहीं आ जाएगा। तो ये 5 आपके पास आ जाएगा। ये सब ध्यान रखें, आप इन सभी को बनाने के लिए लाइनों को एक पटरी अर्थात पैमाने का यूज करेंगे क्योंकि यहां पर मैं केवल आपको समझा रहा हूं। तो ये देखो अब यहां पर आप 126.5 से लेकर 135.5 तक था ये, तो आपने यहां पर ये लिख दिया। तो आप एक बात गौर कर रहे होंगे, जब हमने दंड आलेख बनाए थे तो हम कुछ गैप दे रहे थे इन सभी के बीच में, और जब भी आयत चित्र बनाने को बोला जाता है तो हम ध्यान रखते हैं कि ये सभी आपके पास जुड़े हुए बनने चाहिए। तो अब देखिए 135.5 से 144.5 तक 9 पत्तियों की संख्या है। तो इस तरीके से देखो आपके पास 9 यहां पर कहीं आएगा, तो यहां पर आप बना देंगे। तो अब आप एक लाइन यहां पर बना देंगे। तो ये आपके पास हो गया। यहां पर आप लिख देंगे 144.5। अब जब आपने 144.5 वाला भी बना दिया तो अब आप देखो 144.5 से 153.5 तक 12 पत्तियों की संख्या है। तो यहां पर अब आप 12 बनाएंगे। तो 12 इसके सीध में आप बनाएंगे यहां पर देखिए, तो आपके पास कुछ इस तरीके से ये आ जाएगा और अब आप लाइन बना देंगे। तो आप यहां पर लिख देंगे 153.5। ये आपके पास 12 वाला आपने बना दिया।
अब इसी तरीके से देखो 153.5 से 162.5 तक पत्तियों की संख्या 5 है केवल, तो 5 आप देखिए यहां पर था आपके पास, तो यहां पर आप बना देंगे। तो यहां पर अब आप लिख देंगे 162.5। फिर आप आगे बढ़ेंगे तो देखेंगे 162.5 से 171.5 लंबाई वाली पत्तियों की संख्या 4 है, तो अब आप 4 पर बनाएंगे। तो देखिए 4 तो यहां कहीं है, तो 4 देखिए आपके पास ये कहीं आ जाएगा, और अब आप लाइन खींच देंगे यहां पर, तो ये देखिए आपके पास ये आ गया, और यहां पर ये जो बिंदु होगा वो 171.5 लंबाई वाली पत्तियों को दिखा रहा होगा। फिर आप देखिए 171.5 से 180.5 तक 2 पत्तियों की संख्या है केवल, तो 2 आपके पास देखिए यहां पर कहीं आएगा, तो अब आप यहां पर इनको बना देंगे लाइन, तो ये आपके पास 180.5 हो जाएगा। तो इस तरीके से आप ये जो चित्र देख रहे हैं इसी को हम आयत चित्र बोलते हैं। आप एक बात और कर सकते हैं, यहां पर आप इन सभी आयतों में, ये देखिए आयत चित्र इसलिए हम बोलते हैं क्योंकि ये एक तरीके से सभी आयत दिखाई दे रहे हैं। जैसे आप देखिए पहला आयत आपके पास ये वाला है, जिसमें पत्तियों की संख्या 3 थी और लंबाइयां पत्तियों की 170.5 से 126.5 तक थी। इसी तरीके से देखिए दूसरा आयत आपके पास यहां पर है कहीं, देखिए ये वाला है, इसमें आपके पास पत्तियों की संख्या 5 थी, जबकि पत्तियों की लंबाइयां 126.5 से 135.5 तक थी। तो इस तरीके से आप देखिए आपके पास तो काफी सारे आयत होंगे किसी भी प्रश्न में आयत चित्र बनाने वाले में, तो आप चाहें तो उनको रंग भी सकते हैं और चाहें तो उनको ऐसे भी छोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से ये आपका आयत चित्र बन जाएगा। अब देखिए हम प्रश्न संख्या 2 पर आ जाते हैं। प्रश्न संख्या 2 में अर्थात इसके भाग संख्या 2 पर, इसमें आपको बोला गया है कि क्या इन्हीं आंकड़ों को निरूपित करने वाला कोई अन्य उपयुक्त आलेख भी है। तो हाँ, इन आंकड़ों को निरूपित करने वाला एक अन्य उपयुक्त आलेख बारंबारता बहुभुज भी हो सकता है, या दंड आलेख जिसको हम बोलते हैं। तो दूसरे वाले भाग का उत्तर हो जाएगा कि इन्हीं आंकड़ों को निरूपित करने वाला एक अन्य आलेख संभव है जो कि बारंबारता बहुभुज या दंड आलेख है। तो ये अभी हमने आपको बताया, ये एक दूसरा तरीका होता है इनको निरूपित करने के लिए। अब तीसरे वाले भाग में आप देखते हैं, तीसरे वाले भाग में आपको प्रश्न में बोला गया है कि क्या यह सही निष्कर्ष है कि 153 मिलीमीटर लंबाई वाली पत्तियों की संख्या सबसे अधिक है, और ऐसा क्यों है। तो देखिए आप देख रहे हैं कि 153 मीटर लंबाई वाली पत्तियों की संख्या आपसे बोली गई है सबसे अधिक है। तो आप देखो इस वाले में आपके पास 12 पत्तियां हैं, तो जो 12 पत्तियां हैं वो 143 से 153 मिलीमीटर लंबाई थी। अर्थात यहां पर आप देख रहे हैं तीसरे वाले भाग में कि 144.5 से 153.5 मिलीमीटर वाली पत्तियों की संख्या सबसे अधिक, और वो आपके पास 12 है। लेकिन आपको तो यहां पर बोला गया है कि 153 मिलीमीटर लंबाई वाली, यहां पर आपको पूरा एक विवरण ना देकर 153 मिलीमीटर करके बोल दिया गया है। तो अब आपको ये देखना है कि क्या 153 मिलीमीटर वाली सबसे अधिक है। तो ऐसा तो आपके पास कोई एक आंकड़ा है ही नहीं, आपको तो बस इतना पता है कि इस परिसर में जितनी भी पत्ती आ रही है उन सभी पत्तियों की संख्या सबसे अधिक है। तो इसलिए आप बोल पा रहे हैं कि 153 मिलीमीटर वाली पत्तियों की संख्या के बारे में कुछ भी कहना संभव नहीं है, क्योंकि आपको 153 ना बोलकर प्रश्न में तो
144.5 से 153.5 मिलीमीटर वाली पत्तियों की संख्या की दी हुई है। तो इस तरीके से आपका ये प्रश्न संख्या 4 हल हो जाएगा। तो देखिए अब हम अगले प्रश्न पर बढ़ते हैं, अर्थात प्रश्न संख्या 5 पर। इस प्रश्न में आपको बोला गया है कि नीचे की सारणी में 400 नियॉन लैंपों के जीवन काल दिए गए हैं। जैसे आप देख सकते हैं, आपको बोला गया है यहां पर कि जिन नियॉन लैंपों का जीवन काल 300 से 400 घंटों के बीच में है उनकी संख्या 14 है। 56 नियॉन लैंपें ऐसी हैं जिनका जीवन काल 400 से 500 घंटे हैं। 500 से 600 घंटे वाले नियॉन लैंपों की संख्या 60 है। 600 से 700 नियॉन लैंपों 600 से 700 घंटों वाले नियॉन लैंपों की संख्या आपके पास 86 दी हुई है। जिन नियॉन लैंपों की जीवन काल 700 से 800 घंटे हैं उनकी संख्या 74 है। 800 से 900 घंटे जीवन काल वाली नियॉन लैंप 62 हैं तथा 900 से 1000 घंटे जीवन काल वाली नियॉन लैंपों की संख्या 48 आपको दे दी गई है। अब आपको देखिए पहले वाले भाग में बोला गया कि एक आयत चित्र की सहायता से दी हुई सूचनाओं को निरूपित कीजिए। तो सबसे पहला काम आपका यह होता है कि आपको देखना होता है कि जो आपके पास डाटा अर्थात आंकड़े दिए हुए हैं वो क्या सतत हैं या नहीं है। सतत का मतलब होता है कि जिससे खत्म होंगे उसी से प्रारंभ हो। तो आप देख रहे हैं 400 से खत्म हुआ तो 400 से प्रारंभ हुआ, यहाँ 500 से खत्म हुआ आंकड़ा तो 500 से ही प्रारंभ हुआ। तो इस तरीके से आपको समझ में आया कि ऐसा हो रहा है कि जिससे खत्म हो रहे हैं उससे प्रारंभ हो रहे हैं, मतलब सतत आंकड़े हैं। तो अब चूंकि सतत आंकड़े हैं तो अब आप डायरेक्ट आयत चित्र बना सकते हैं। बस ध्यान रखें आयत चित्र बनाने के लिए आपको एक्स अक्ष और वाई अक्ष बनानी पड़ती है। तो चलिए हम एक्स अक्ष और वाई अक्ष बना लेते हैं, फिर हम आयत चित्र बनाएंगे। तो देखिए अब हमने एक एक्स अक्ष बना दी और एक हमने देखिए यहां पर वाई अक्ष बना दी। अब देख लेते हैं कि आखिर एक्स अक्ष हम किसको निरूपित करेंगे और वाई अक्ष किसको करेंगे। तो एक्स अक्ष तो हम जीवन काल को निरूपित करते हैं जो कि घंटों में है, और ध्यान रखें जब भी बारंबारता लिखी जाती है उसको हम वाई अक्ष पर ही निरूपित करते हैं। तो बारंबारता अर्थात लैंपों की संख्या है तो इसको हम हमेशा वाई अक्ष पर निरूपित करते हैं, किसी भी प्रश्न हो चाहे। तो यहां पर आप लैंपों की संख्या को निरूपित करेंगे। फिर आप देखिए कि आपके पास जो लैंपों की संख्या है वो 14, 56 इस तरीके से है, अर्थात आप देख रहे हैं सबसे कम 14 है और सबसे अधिक 86 है। तो आप इस तरीके से या तो 10-10 के अंतराल में या आपके ग्राफ पर अगर 5-5 का अंतराल भी आप ले सकते हैं, लेकिन यहां पर मैं 10-10 का लेता हूं। ये पूरा आपके ऊपर निर्भर करता है कि आप कितना अंतराल लेना चाहते हैं। तो जैसे ये देखिए मैं 10-10 के अंतराल पर बनाता हूं। 0 यहां पर 10 हमने बना दिया, यहां पर 20, यहां पर 30 हो गया, यहां पर 40 हो गया, यहां पर 50 हो गया, यहां 60 कर दिया हमने, 70, 80 और ये हमने यहां पर 90 कर दिया है। अब इसी तरीके से हम एक्स अक्ष पर भी बता देते हैं। तो एक्स अक्ष पर हम जीवन काल को दर्शाएंगे जो कि घंटों में आपको दिया हुआ था। अब देखिए वो जीवन काल तो 300 से प्रारंभ हो रहा है और 1000 तक आपके पास जा रहा है। तो यहां से देखो 0 के बाद और 300 से प्रारंभ चूंकि होगा तो इसमें तो बहुत सारे अंक आएंगे बीच में, लेकिन आपको तो 300 से ही प्रारंभ करना है। तो उन जो बीच में आप लिखेंगे तो उनका तो कोई यूज है ही नहीं, वो केवल आपके जगह को केवल वहां पर घेरेंगे ग्राफ पेपर पर। तो आप उनके लिए आपने सीखा था कि कुछ इस तरीके से बना देते हैं और यहां पर अब आप बोल सकते हैं कि ये आपके पास 300 वाला बिंदु हो जाएगा। इस चिन्ह का मतलब ये होता है कि आपने थोड़ा सा गैप लिया है। तो 0 से 300 तक का आपने गैप लिया है एक तरीके से, तो आपने ये चिन्ह यहां पर बना दिया है। चलिए अब हम आयत चित्र बनाएंगे एक एक करके। तो देखिए 300 से 400 घंटे में 14 लैंपें हैं आपके पास। तो यहां पर देखिए 14 कहीं बीच में यहां पर आएगा, तो आप देखिए यहां पर बना देंगे। तो इस तरीके से आप यहां पर ये देखिए इनको बना देते हैं। तो ये आपके पास हो गया 300 से 400 लैंपों वाला आयत चित्र। तो ये देखिए आपके पास 14 हो गया यहां पर। फिर इसी तरीके से आप आगे देखेंगे तो आगे आपको बोला गया 400 से 500 जीवन काल वाली 56 लैंपें हैं। तो 56 तो 50 से 60 के बीच में कहीं आएगा, यहां पर कहीं आपके पास आ जाएगा 56। तो इस तरीके से आप यहां पर बनाएंगे और अब एक पंक्ति यहां पर आप बना देंगे। तो ये आपने देखिए बना दिया, 500 हो जाएगा यहां पर, क्योंकि 400 से 500 वाली हो गई आपके पास। फिर आप आगे देखेंगे तो आगे आपको बोला गया है कि 500 से 600
जीवन काल वाली 60 लैंपें हैं। तो देखिए 60 कहीं यहां पर आपके पास आ जाएगा 60, तो यहां पर आप लिख देंगे 600। अब इसी तरीके से आप देखो आपके पास 600 से 700 जीवन काल वाली 86 लैंपें हैं। तो 86 तो देखिए 80 से 90 के बीच में कहीं आएगा। तो देखिए 86 यहां कहीं आएगा, तो आप यहां पर ये बनाएंगे, आप यहां पर देखिए एक लाइन बना देंगे और यहां पर आप एक पंक्ति बना देंगे। तो ये आपके पास हो गया 700। तो आपने 600 से 700 जीवन काल वाली लैंपों का आयत चित्र बना दिया। अब इसी तरीके से आप देखो 700 से 874 लैंपें हैं जिनका जीवन काल 700 से 800 घंटे है। 74 तो देखिए 70 से 80 के बीच में कहीं यहां पर आएगा आपके पास। तो यहां पर अब देखिए हम एक पंक्ति बना देते हैं। तो इस तरीके से ये देखिए आपके पास 800 हो जाएगा। फिर आप ये देखो कि 800 से 900 घंटे जीवन काल वाली 62 लैंपें हैं। तो 62 आप देखिए 60 से 62, 60 से 70 के बीच में आएगा। तो यहां कहीं आएगा 62 आपके पास। तो आपने देखो ये बना दिया और यहां पर एक पंक्ति बना देंगे आप। तो इस तरीके से आप यहां पर देखिए 900 लिख देंगे क्योंकि 800 से 900 जीवन काल वाली ये लैंपों की संख्या थी 62। और अंत में आप देखिए 900 से 1000 घंटे जीवन काल वाली लैंपों की संख्या 48 है। तो अब 48 पर एक आयत बनाएंगे। तो 48 से 40 से 50 के बीच में कहीं आएगा, अर्थात यहां पर कहीं आपके पास आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने देखो यहां पर एक आयत बनाया जो कि आपको दर्शाएगा 900 से 1000 घंटे जीवन काले वाले लैंपों की संख्या। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं कि आपने पहले वाले भाग में जो आयत चित्र बनाने को बोला गया था वो आपने बना दिया है। अब आप ये देखो कि दूसरे वाले भाग में आपको बोला गया कि कितने लैंपों की जीवन काल 700 घंटे से अधिक है। तो 700 घंटे से अधिक जीवन काल वाली लैंपों की संख्या आपसे बोली गई है। तो आप देख रहे हैं कि 700 से 800 घंटे वाली जीवन काल वाली लैंपों की संख्या 74 है। 800 से 900 घंटे जीवन काल वाली लैंपों की संख्या 62 है। और आप देखिए 900 से 1000 घंटे जीवन काल वाली लैंपों की संख्या 48 है। तो इसका मतलब तो ये हुआ कि ये तीनों ही 700 से अधिक जीवन काल वाली लैंपें हैं। तो यहां पर दूसरे वाले भाग को आप उत्तर दे सकते हैं इस तरीके से। तो 700 घंटों से अधिक जीवन काल वाली लैंपों की संख्या। अब ये आपके पास हो जाएगी, देखिए आप इन सबको जोड़ देंगे, इन तीनों मानों को 74, 62 और 48 को। तो देखिए आप लिखेंगे 74 प्लस 62 प्लस 48। तो देखो 62 और 48 को यदि आप जोड़ोगे तो 110 आ जाएगा। तो 74 प्लस 110 आपके पास आ जाएगा। और अब आप इनको यदि जोड़ोगे तो आपके पास 184 आ जाएगा। तो इस तरीके से आपको पता लगा कि ऐसी 184 लैंपें होंगी जिनका जीवन काल 700 घंटों से अधिक हो जाएगा। अब हम प्रश्न संख्या 6 की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न संख्या 6 में आपको बोला गया कि नीचे की दो सारणियों में प्राप्त किए गए अंकों के अनुसार दो सेक्शनों के विद्यार्थियों का बंटन किया गया है। जैसे आप देख सकते हैं आपके पास बोला गया सेक्शन ए के विद्यार्थियों के लिए बंटन जो है अंकों का वो यहां पर दिया गया है और सेक्शन बी वाले विद्यार्थियों के अंकों का बंटन यहां पर दिया हुआ है। सेक्शन ए वाले विद्यार्थियों का यदि बंटन हम समझें तो आपको बोला गया है कि 0 से 10 अंक लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 3 है, क्योंकि बारंबारता का मतलब तो ये हुआ कि विद्यार्थी आखिर कितने हैं 0 से 10 अंक वाले। इसी तरीके से 10 से 20 अंक वाले विद्यार्थियों की संख्या 9 है। 20 से 30 वाले विद्यार्थियों की संख्या 17 है। जिन विद्यार्थियों के अंक 30 से 40 के बीच में उनकी संख्या 12 है। और 40 से 50 अंकों के बीच में जो विद्यार्थी नंबर लाते हैं अर्थात अंक प्राप्त करते हैं उनकी संख्या 9 है। तो ये आपके पास सेक्शन ए वाले विद्यार्थियों का विवरण हो गया। सेक्शन बी में देखेंगे तो आपको बोला गया है कि 0 से 10 अंक लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 5 है। 19 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके अंक 10 से 20 के बीच में है। 15 विद्यार्थी ऐसे हैं जिनके अंक 20 से 30 के बीच में है।
30 अंक से 40 अंक के बीच में लाने वाले विद्यार्थियों की संख्या 10 है और केवल एक विद्यार्थी ऐसा है जिसके अंक 40 से 50 के बीच में हैं। ये आपने सेक्शन बी देख लिया। अब आप ये देखो कि आगे आपको बोला गया कि दो बारंबारता बहुभुजों की सहायता से एक ही आलेख पर दोनों सेक्शनों के विद्यार्थियों के प्राप्तांक निरूपित कीजिए। और आगे आपको बोला गया कि दोनों बहुभुजों का अध्ययन करके दोनों सेक्शनों के निष्पादनों की तुलना कीजिए। तो यहां पर अब आपको बोला गया है कि आपको दो बारंबारता बहुभुज बनाने। दो बारंबारता बहुभुज इसलिए बनाने क्योंकि एक सेक्शन ए का बारंबारता बहुभुज होगा और एक आपके पास सेक्शन बी का बारंबारता बहुभुज हो जाएगा। तो सबसे पहले तो आप एक बात पर यह गौर करेंगे कि अभी तक हमने दो तरीके से आंकड़ों को निरूपित करना सीख लिया है। एक हमने अभी तक सीखा था दंड आलेख, जिसमें हमने प्रश्न 1 से प्रश्न 3 तक सीखा था। फिर उसके बाद हमने प्रश्न संख्या 4 और प्रश्न संख्या 5 में आयत चित्र बनाना सीखा था। और अब हम इस प्रश्न में एक तीसरा तरीका समझ रहे हैं आलेख को निरूपित करने का, जो कि है आपके पास बारंबारता बहुभुज का। तो बारंबारता बहुभुज बनाना हम इस प्रश्न में सीखेंगे। तो चलिए, उसके लिए भी हमको सबसे पहले एक्स अक्ष और वाई अक्ष तो बनाना ही पड़ेगा। तो हम यहां पर एक्स अक्ष और वाई अक्ष सबसे पहले बना देते हैं। तो यहां पर आप देखिए हमने एक्स अक्ष और वाई अक्ष बना दिया है। ये आपके पास हो गया एक्स अक्ष और ये आपके पास देखिए वाई अक्ष हो गया। हमने आपको बताया था जब भी बारंबारता लिखी जाती है, अर्थात संख्या लिखी जाएगी विद्यार्थियों की, वो हमेशा वाई अक्ष पर ही लिखी जाती है। तो यहां पर आप लिखेंगे बारंबारता अर्थात विद्यार्थियों की संख्या, चाहे सेक्शन ए का हो चाहे सेक्शन बी का, क्योंकि दोनों बारंबारता बहुभुज इसी ग्राफ पर आपको बनाने हैं। और एक्स अक्ष पर यहां पर आप अंक लिखेंगे कि आखिर उन विद्यार्थियों के अंक कितने कितने आए हैं। तो आप सबसे पहले तो ये देखो कि जो विद्यार्थियों के बारंबारता है वो है 3, 9, 17, 12, 9। इसी तरीके से देखिए 19 भी पहुंच गया। तो आप एक बात पर गौर करेंगे कि यहां पर हम 4-4 के अंतराल में या 5-5 के अंतराल में आप बना लीजिएगा, क्योंकि अधिकतम 19 आपको बनाना है और मिनिमम आपको 1 बनाना है। तो इस तरीके से हम 4-4 के अंतराल में बारंबारता यहां पर बना देते हैं। तो देखिए आपके पास ये 0 होगा, ये देखिए आपके पास 4 हो गया, ये आपके पास 8 हो जाएगा, इसी तरीके से 12 हो जाएगा, ये आपके पास ये 16 हो जाएगा, ये 20 हो जाएगा और यहां पर आपके पास इस तरीके से 24 हो जाएगा। आपको ज्यादा आगे बनाने की जरूरत नहीं, क्योंकि 19 तक ही आपको बना चाहिए केवल अपना डाटा, लेकिन 24 तो हमने बस इसलिए बना दिया क्योंकि जगह बची थी। अब आप ये देखो कि अंक जो है वो 0 से 10 तक है। अब यहां पर आप देख रहे हो 0 से 10 में कोई भी गैप तो है नहीं, 0 के बाद कोई गैप बचाओ, तो यहां पर आप वो आकृति नहीं बनाएंगे जैसा कि हम और प्रश्नों में इस तरीके से बनाते आ रहे थे एक्स अक्ष पर। तो यहां पर आप ये नहीं बनाएंगे। अब ये देखिए कि जब भी आप बारंबारता बहुभुज बनाते हैं तो हर वर्ग अंतराल का आप मध्य बिंदु निकालते हैं। जैसे 0 और 10 का मध्य बिंदु आप यदि निकालोगे तो 0 + 10/2 करके निकालोगे तो आपके पास 5 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप देखिए आपके पास यहां पर कहीं 5 हो जाएगा। फिर आप देखिए कि आप 10 से 20 इनका बारंबारता बहुभुज बनाने के लिए आप इनका मध्य बिंदु निकालेंगे तो 10 + 20/2 करेंगे तो ये 15 आपके पास आ जाएगा। तो अगला चिन्ह आप 15 पर लगा देंगे एक्स अक्ष पर। फिर इसी तरीके से आप देखेंगे कि 20 से 30 का मध्य बिंदु निकालेंगे तो 20 + 30/2 करेंगे तो ये आपके पास 25 आ जाएगा। तो इस तरीके से आप यहां पर देखिए 25 दर्शा देंगे। फिर आप आगे देख रहे हैं कि आपके पास 35 आ जाएगा और इसी तरीके से अंत में आपके पास 45 आ जाएगा। तो आपने एक बात सीखी कि बारंबारता बहुभुज बनाने के लिए हम वर्ग अंतरालों के मध्य बिंदुओं को एक्स अक्ष पर दर्शाते हैं। तो अब यहां पर आप देखिए हम सेक्शन ए के विद्यार्थियों का बारंबारता बहुभुज सबसे पहले बना देते हैं, जिसको हम लाल रेखा से बनाएंगे। तो आप देखो कि 0 से 10 दिया है, मतलब आपको मध्य बिंदु देखना है 5, उस पर बारंबारता 3 है। तो देखिए 3 यहां पर कहीं आएगा तो 5 पर आपने 3 बना दिया, आप इसको एक बिंदु से दर्शा देंगे। फिर आप देखिए कि आपके पास ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा कि 15 मध्य बिंदु जब है तब बारंबारता 9 है। तो देखिए जब 15 मध्य बिंदु है तो आप बारंबारता 9 दर्शा देंगे तो 9 देखिए कहीं आपके पास यहां पर आ जाएगा। फिर आप देखिए 20 से 30 का मध्य बिंदु तो आपके पास 25 आया था तो बारंबारता वहां पर 17 है।
तो यहां पर आप देखो 17 कहीं यहां पर कहीं आएगा और 25 यहां पर कहीं होगा, तो ये आपके पास एक बिंदु ये आ जाएगा। फिर आप आगे देखेंगे तो 30 से 40 जब अंक थे उनका मध्य बिंदु तो आपके पास 35 आया था, तो यहां पर बारंबारता 12 है, तो 35 देखिए यहां पर कहीं है, तो इसके ऊपर आप 12 जहां पर होगा वहां पर एक बिंदु बना देंगे, तो ये आपके पास बिंदु आ गया। फिर आप अंत में देखेंगे कि 40 से 50 इसका मध्य बिंदु तो 45 आपके पास आया था, 40 प्लस 50 बटे 2, तो बारंबारता वहां पर 9 है, तो देखिए 9 आपके पास कहीं 8 से ऊपर आएगा, तो यहां पर आप देखिए बना देंगे। तो इन सभी बिंदुओं को आप पैमाने से जोड़ देंगे। तो यहां पर आप देखिए हम इनको पैमाने से जोड़ देते हैं। तो 5 से आपने देखो 15 को जोड़ा सबसे पहले एक एक करके, फिर आप 15 से यहां पर देखिए इसको जोड़ देंगे, यहां पर आप देखिए इनको जोड़ देंगे, फिर 35 से 45 वाले जो बिंदु हैं आपके पास यहां पर जो आए थे उनको आप जोड़ देंगे। तो जब आपके पास ये आ जाएगा तो अब आप देखिए जो सबसे अंत में बचा होता है ये आपके पास देखिए 55 आएगा, तो यहां पर कहीं आपके पास 55 आ जाएगा, तो आप अंत में जो होता है इसको 0 से जोड़ देते हैं। तो अब हम इसको 0 से जोड़ देते हैं, और जैसा काम आपने 45 से आगे किया है वैसा ही काम आप 0 से पीछे करेंगे, क्योंकि 0 से यदि आप पीछे की तरफ करेंगे तो आपको -5 वाला एक बिंदु मिलेगा। तो यहां पर देखो ये आपके पास -5 हो जाएगा कहीं, तो आप इनको आपस में जोड़ देंगे। तो आप देखिए इसको ऐसे जोड़ देंगे, और ध्यान रखें जब आप जोड़ते हैं तो आप 0 से जो इधर होता है उसको थोड़ा डैश डॉटेड लाइन से दर्शाते हैं, तो इस तरीके से आप इस यहां पर दर्शा देंगे। तो आपने देखो ये जो लाइन बनाई है इस नारंगी रंग से, उसको आपने सेक्शन ए की लाइन बनाई है, तो यहां पर आप दर्शा देंगे कि ये आपके पास सेक्शन ए को दर्शा रहा है। अब हम यहां पर सेक्शन बी वाले विद्यार्थियों का बारंबारता बहुभुज बनाएंगे। तो सेक्शन बी वाले विद्यार्थियों का बारंबारता बहुभुज यदि आप बनाएंगे तो उसमें सबसे पहले आप देखो कि 0 से 10, आप देखिए 0 से 10 अर्थात मध्य बिंदु तो 5 आएगा, वहां पर बारंबारता 5 है, तो देखिए अब बारंबारता 5 यहां पर कहीं आएगी, मैं नीले से बनाऊंगा सेक्शन बी वाले विद्यार्थियों का बारंबारता बहुभुज। इसी तरीके से आप ये देखो कि 10 से 20 इसका मध्य बिंदु तो आपके पास 15 आएगा, वहां पर बारंबारता 19 है, तो देखिए 19 यहां पर कहीं आएगा आपके पास, तो 15 और 19 का आप मिलान करेंगे तो आपके पास यहां पर कहीं आ जाएगा। फिर आप देखिए 20 से 30 इसका मध्य बिंदु आपके पास 25 आया था और बारंबारता वहां 15 है, तो 25 और 15 बारंबारता मतलब यहां पर कहीं आपके पास बिंदु आएगा, तो यहां पर आप इनको जोड़ देंगे। फिर आप देखिए 30 से 40 इस वर्ग अंतराल का मध्य बिंदु 35 आया था और जब आपकी बारंबारता 10 थी, तो आपके पास बारंबारता 10 35 पर आप कर देंगे, तो 10 देखिए यहां पर कहीं आएगा, तो ये आपके पास आ गया। और सबसे अंत में आप देख रहे हैं 40 से 50 वर्ग अंतराल में आपके पास एक विद्यार्थी था, अर्थात मध्य बिंदु तो इनका 45 आया और बारंबारता एक ही है, तो 45 और 1 आपके पास यहां पर कहीं आ जाएगा। तो अब आप नीली लाइन से इन सभी को आपस में जोड़ देंगे। तो यहां से आप देखो कि सबसे पहले तो आप इसको जोड़ देंगे, क्योंकि 0 से ही प्रारंभ करना होता है और 0 पर ही आपको समाप्त करना होता है, लेकिन हमने आपको समझाया कि कभी भी 0 के पीछे जब भी आप बनाएंगे तो डॉटेड लाइन ही हमेशा बनाएंगे। तो देखो आप डॉटेड लाइन बनाएंगे तो कुछ इस तरीके से आपके पास लाइन बन जाएगी। अब आप आगे देखोगे तो अब आप लाइन बनाते रहेंगे, तो यहां पर फिर आप देखो नीले बिंदुओं को सबको जोड़ देंगे एक साथ, फिर देखिए आपने यहां से इनको जोड़ दिया, फिर देखिए आपने इन सबको जोड़ते जा रहे हैं एक एक करके। अब यहां पर आप 45 से अंत में 55 को जोड़ देंगे, क्योंकि सबको आपको 0 पर ही खत्म करना होता है, 0 पर ही से ही प्रारंभ करना होता है। तो इस तरीके से आप देखेंगे कि आपके पास दो बारंबारता बहुभुज बन गए। तो नीले रंग से जो हमने बारंबारता बहुभुज बनाया है वो सेक्शन बी वाले विद्यार्थियों का बारंबारता बहुभुज बना दिया।
अब आपने देखो पहला वाला भाग तो एक तरीके से हल कर लिया। अब आपको यहां पर बोला गया है कि दूसरे वाले भाग में कि दोनों बहुभुजों का आपको अध्ययन करना है और बताना है कि दोनों सेक्शनों के निष्पादनों की तुलना करनी है। तो आप यहां पर देख रहे हो कि सेक्शन ए के विद्यार्थियों के प्राप्तांक, क्योंकि सेक्शन ए तो देखिए यहां पर आपके लाल से हैं, तो उनके प्राप्तांक सेक्शन बी वाले विद्यार्थियों की तुलना में काफी अधिक हैं। क्योंकि देखिए सेक्शन बी वाले विद्यार्थियों का जो सबसे अधिक बच्चे हैं वो 15 के आसपास अंक आ रहे हैं, जबकि अगर हम अच्छे अंकों की बात करें तो सेक्शन ए का जो बहुभुज है वो काफी ऊपर की तरफ है। बहुभुज ऊपर की तरफ होना मतलब विद्यार्थियों की संख्या ज्यादा होना होता है। तो आप देखो जब भी 25 से ऊपर के नंबर की हम बात करेंगे तो सेक्शन बी वाला बहुभुज सबसे बड़ा, सेक्शन ए वाला बहुभुज ऊपर की तरफ आ रहा है। देखिए लाल वाला बहुभुज ऊपर की तरफ बनना है जो नारंगी से हमने बनाया है। इसका मतलब सेक्शन ए में ज्यादा लोग ऐसे हैं जिनके 25 से ज्यादा नंबर आपके पास हैं। तो आप बोल सकते हैं कि सेक्शन ए के विद्यार्थियों का यहां पर हम लिख देते हैं निष्कर्ष। निष्कर्ष आपके पास ये हुआ कि सेक्शन ए के विद्यार्थियों का प्राप्तांक सेक्शन बी से बेहतर है। इस तरीके से यहां पर आपने इस प्रश्न में तुलना भी करके निष्कर्ष निकाल दिया है। अब देखिए प्रश्न संख्या 7 को हम हल करेंगे। यहां पर आपको बोला गया है एक क्रिकेट मैच में दो टीमों ए और बी द्वारा प्रथम 60 गेंदों में बनाए गए रन नीचे दिए गए हैं। तो जैसे आप देखिए आपके पास डाटा में दिया हुआ है कि 1 से 6 गेंदों में टीम ए 2 रन ही बना पा रही है जबकि टीम बी 5 रन बना पा रही है। जब गेंदों की संख्या 7 से 12 के बीच में आ गई तब टीम ए केवल 1 रन बना पाई, टीम बी 6 रन बना पाई है। इसी तरीके से 13 से 18 गेंदों के बीच में टीम ए ने 8 रन बनाए हैं और टीम बी ने 2 रन बनाए हैं। 19 से 24 गेंदों के बीच में टीम ए ने 9 रन बनाए जबकि टीम बी ने 10 रन बनाए हैं। 25 से 30 गेंदों के बीच में टीम ए ने 4 रन बनाए जबकि टीम बी ने 5 रन बनाए हैं। 31 से 36 गेंदों के बीच में टीम ए ने 5 रन बनाए हैं जबकि टीम बी ने 6 रन बनाए हैं। 37 से 42 गेंदों के बीच में टीम ए और टीम बी ने क्रमशः 6 और 3 रन बनाए। 43 से 48 गेंदों के बीच में टीम ए ने 10 रन बनाए जबकि टीम बी 4 रन बना पाई केवल। इसी तरीके से 49 से 54 गेंदों के बीच में टीम ए 6 रन बना पाई जबकि टीम बी ने 8 रन बना दिए। और इसी तरीके से सबसे अंत में 55 से 60 गेंदों के बीच में टीम ए ने 2 रन बनाए जबकि टीम बी ने 10 रन बना दिए हैं। तो ये तो आपने डाटा समझ लिया। अब आपको आगे बोला गया कि बारंबारता बहुभुजों की सहायता से एक ही आलेख पर दोनों टीमों के आंकड़े निरूपित कीजिए। एक ही आलेख का मतलब यह हुआ कि आपको केवल एक ही ग्राफ पेपर का यूज करना है और उसी पर दोनों आंकड़ों को दर्शा देना है। फिर यहां पर आपके पास देख सकते हैं कुछ संकेत भी लिखा हुआ है कि पहले वर्ग अंतरालों को संतत बनाइए। देखिए प्रश्न जब आप पेपर में करेंगे हल तो स्वाभाविक सी बात है कि पेपर में कोई भी संकेत आपके पास नहीं दिया होगा, ये तो आपको खुद सोचना होगा। तो हम आपको बार बार ये बता रहे हैं कि ध्यान रखें पहले आपके पास जो भी अंतराल होता है वो सतत होना चाहिए। सतत का मतलब ये है कि जब 6 से अंत हो रहा है तो 6 से ही प्रारंभ होना चाहिए था। 12 पे अंत हुआ तो यहां देखिए 13 से प्रारंभ हुआ। आपका सतत होने के लिए तो ये होना चाहिए था कि 12 से ही प्रारंभ हो, अर्थात अभी ये असतत है तो आपको सतत बनाना है। तो आप ये देखो कि आपके पास अंतर कितना आ रहा है। देखो 6 से अंत हुआ और 7 पर प्रारंभ हुआ तो अंतर हर जगह आप देखो 1 का आ रहा है, जैसे 12 और 13 1 का अंतर, 18 और 19 देखिए 1 का अंतर, 24 और 25 1 का अंतर आपके पास आ रहा है। तो आप 1 का आधा करेंगे तो वो आपके पास 0.5 आ जाएगा। तो आप निम्न सीमा में 0.5 घटाएंगे और उच्च सीमा में 0.5 जोड़ देंगे तो आपके पास जो भी अंतराल होता है वो सतत बन जाता है। तो चलिए हम एक नए आंकड़े बनाते हैं जिसमें हम सतत वर्ग अंतराल बनाएंगे और वर्ग चिन्ह भी आपको समझाएंगे। तो देखिए हमने एक सारणी तो बना ली। अब हम इस सारणी में स्तंभ और पंक्तियों में कुछ कुछ मान लिख देंगे। जैसे हमारे पास पहला पंक्ति तो वही रहेगी सेम, गेंदों की संख्या, जैसा कि आपके पास प्रश्न में जो सारणी दी हुई थी उसमें भी था गेंदों की संख्या, आप देख सकते हैं। तो गेंदों की संख्या को सबसे पहले आप लगाएंगे। तो देखो आपने सीखा निम्न जो सीमा होगी अर्थात 1 है उसमें आप 0.5 घटाते जाएंगे। तो देखो 1 में 0.5 घटाओगे तो 0.5 बचेगा और उच्च सीमा में आप 0.5
जोड़ते हैं, तो 6 में आप 0.5 जोड़ेंगे तो 6.5 आ जाएगा। इसी तरीके से 7 निम्न सीमा है यहाँ पर, तो इसमें आप 0.5 घटाएंगे तो 6.5, और फिर आपके पास 12 में 0.5 जोड़ेंगे तो ये 12.5 आ जाएगा। तो इस तरीके से सभी में करते हैं। तो देखिए आपके पास ये आ जाएगा 12.5, फिर 18.5, 18.5 से 24.5 आ जाएगा, 24.5 से 30.5 आपके पास आ जाएगा, 30.5 से आपके पास 36.5 आ जाएगा, 36.5 से आपके पास 42.5 आ जाएगा, 42.5 से आपके पास 48.5 आ जाएगा, 48.5 से इसी प्रकार 54.5 आ जाएगा। और आप अंत में देख भी सकते हैं 55 में से 0.5 कम करेंगे तो 54.5 से 60 में 0.5 जोड़ देंगे, अर्थात 60.5 पर आप चले जाएंगे। तो इस तरीके से आपने देखो गेंदों की संख्या का एक सतत अंतराल तो बना दिया। सतत आप देख सकते हैं कि जिससे खत्म हुआ 6.5 पर खत्म हुआ तो 6.5 पर ही प्रारंभ हुआ है अगली पंक्ति में। अब यहां पर हम जो दूसरा स्तंभ है, यहां पर तो 3 ही स्तंभ थे, लेकिन हमने दूसरा स्तंभ इसके लिए बनाया कि यहां पर आप वर्ग चिन्ह को दर्शा देंगे। तो वर्ग चिन्ह हमने आपको पहले भी समझाया बारंबारता बहुभुज बनाने के लिए कि मध्य बिंदु देखा जाता है हर अंतराल का। तो 0.5 और 6.5 का मध्य बिंदु आप निकालो, तो मध्य बिंदु हमेशा उन दोनों को जोड़कर निकाला जाता है। तो आपके पास देखो 3.5 आ जाएगा, आप देख सकते हैं। तो 3.5 आ गया आपके पास। इसी तरीके से 6.5 और 12.5 का मध्य बिंदु निकालोगे, तो मैं इसको भी आपको समझा देता हूं, फिर हम जल्दी से इनको लिख देते हैं। तो मध्य बिंदु हमने निकाला तो ये आपके पास 9.5 आ जाएगा, तो यहां पर आप 9.5 लिख देंगे। इसी तरीके से यहां पर 15.5 आ जाएगा, यहां पर आपके पास 21.5 आ जाएगा, ये 27.5 आ जाएगा, फिर आपके पास 33.5 आ जाएगा, यहां पर आपके पास 39.5, फिर आपके पास 45.5, यहां पर आपके पास आ जाएगा 51.5, और सबसे अंत में आपके पास 57.5 आ जाएगा। तो ये आपने वर्ग चिन्ह निकाल लिए मध्य बिंदुओं को निकालकर। अब यहां पर आप लिख सकते हैं टीम ए और टीम बी, और टीम ए और टीम बी का जैसा आपको आंकड़े दिए हुए हैं बिल्कुल हुबहू आप वैसा ही आंकड़े यहां पर लिख देंगे। तो चलिए लिख देते हैं, यहां 2, 5, 1, 6, 8, 2, 9, 10, 4, 5, 5, 6, 6, 3, 10, 4, 6, 8, 2, 10। तो इस तरीके से आपने ये सारणी बना ली। अब हम बारंबारता बहुभुज बनाएंगे, तो उसके लिए फिर हम अब एक्स अक्ष और वाई अक्ष बना देते हैं। तो देखिए यहां पर हमने एक्स अक्ष और वाई अक्ष बना दी, जिसमें वाई अक्ष हमेशा बारंबारता को डिनोट करती है, अर्थात यहां पर हम वाई अक्ष में टीमों द्वारा बनाए गए रन लिखेंगे, तो बनाए गए रन, और यहां पर हम एक्स अक्ष पर गेंदों की संख्या को निरूपित करेंगे, जो कि वर्ग चिन्ह में आपने दर्शाई थी। तो अब ये देखिए आप, जब आपने गेंदों की संख्या एक्स अक्ष पर ऐसे तरीके से लिख दी, अब यहां पर देखिए बनाए गए रन जो हैं वो कहीं भी आप देखोगे रन में मिनिमम 1 रन है, अर्थात न्यूनतम 1 है और अधिकतम केवल 10 ही है। तो आप चाहें तो ग्राफ पेपर पर जैसे आपके पास होगा आप 10 अंतराल भी बना सकते हैं, जैसे 10-10 करके बना दीजिए, 2-2 के अंतराल पर बना दीजिएगा। जैसे यहाँ पर जगह है तो मैं यहाँ पर 1-1 के अंतराल पर बना देता हूं। तो देखिए 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। अब इसी तरीके से आप यहां पर एक्स अक्ष पर वर्ग चिन्ह दर्शाएंगे। तो देखिए वर्ग चिन्ह आपके पास 3.5, 9.5 कुछ इस तरीके से थे, तो यहां पर आप दर्शा दीजिएगा उनको। तो ये देखिए 3.5 आपने दर्शा दिया, फिर ये देखिए 9.5 हो गया मान लीजिएगा, फिर ये आपके पास 15.5 हो गया, फिर ये 21.5, यहाँ पर 27.5, यहाँ 33.5 आपने कर दिया, यहाँ 39.5 हो गया, फिर यहाँ 45.5, यहाँ 51.5, यहाँ 57.5 आपके पास हो गया। अब हमने तो आपको बताया था कि आपको 0 से खत्म करके 0 पर ही प्रारंभ करना होता था, तो 0 पे खत्म करके 0 पे प्रारंभ करेंगे
तो यहां पर आप देखो 6 का अंतर चल रहा है, तो अंत करने के लिए आपको 6 का अंतर अर्थात 63.5 करना होगा। अब यहां से आप देखो 0 से 3.5 में 3.5 का गैप है, तो आप पीछे की तरफ 3.5 बना देंगे, अर्थात -3.5 आपका ये बिंदु हो जाएगा। तो आप यहीं से प्रारंभ करेंगे -3.5 से और 63.5 पर आप अंत कर देंगे। तो सबसे पहले हम टीम ए का बारंबारता बहुभुज बनाएंगे। तो टीम ए के बनाए गए रन 2, 1, 8, 9 आप इस तरीके से देख रहे हैं। तो 3.5 और 2 आप जब इनको मिलाएंगे तो आपके पास एक बिंदु मिलेगा। 3.5 पर आपको 2 बिंदु यहां पर देखो मिला। इसी तरीके से आप ये देखो कि 9.5 पर 1 मिलना चाहिए, 15.5 पर 8 मिलना चाहिए। तो चलिए इनको जल्दी से बना देते हैं। तो 9.5 और 1 का मिलान बिंदु ये होगा। 15.5 का मिलान बिंदु आप देखिए आपको 8 से करना है, तो 8 आपके पास यहां पर कहीं आ जाएगा। तो ये आपने देखो बना दिया। फिर इसी तरीके से आप देख रहे हैं कि 21.5 का 9 से करना है मिलान, 27.5 का 4 से करना है आपको। तो देखिए 21.5 का 9 से मिलान करना है, मतलब यहां पर कहीं आ जाएगा, और 27.5 का 4 से करना है मिलान, मतलब यहां पर कहीं आपके पास आ जाएगा। तो देखिए मिलान को मैं एक बार और समझाता हूं। 4 की सीध में आप इधर जाएंगे और 27.5 की सीध में आप इधर जाएंगे, तो मिलान आपके पास इस तरीके से इस बिंदु पर हो जाएगा। तो ये मिलान करने का तरीका होता है। फिर इसी तरीके से आप ये देखो कि 33.5 का मिलान 5 से करना है, 39.5 का मिलान 6 से करना है। तो यहां से देखिए 33.5 का मिलान 5 से कर देते हैं, तो 5 आपके पास यहां पर है और ये 33.5 ये बिंदु आ जाएगा आपके पास। इसी तरीके से आप देख रहे हैं 39.5 का मिलान 6 से आपको करना था, तो ये 6 कहीं यहां पर आपके पास आ जाएगा। फिर आप देखिए 45.5 का मिलान 10 से करना है, तो यहां से देखिए 45.5 का मिलान हम 10 से कर देते हैं। तो 10 तो सबसे ऊपर मतलब यहां पर, और 45.5 आपके पास यहां पर कहीं आ जाएगा। फिर आप देखिए आपको 51.5 का मिलान 6 से करना है, 57.5 का मिलान 2 से करना है। तो 51.5 का मिलान 6 से करना है, मतलब आपके पास देखो यहां पर कहीं ये आ जाएगा। और फिर आपको 57.5 का मिलान 2 से करना है, तो 2 देखिए यहां पर कहीं आपके पास आ गया। और हमने आपको बताया कि 0 से प्रारंभ करना होता है, अर्थात -3.5 और 0 का मिलान, और 63.5 पर आपको अंत करना है, तो आप यहां पर कर देंगे। तो सबसे पहले हम यहां पर इनको जोड़ देते हैं, इन सभी बिंदुओं को। तो इन सभी बिंदुओं को जोड़ते हैं, तो आप देखिए आपके पास कुछ इस तरीके से ये रेखाएं आ जाएंगी। पहले आप एक एक करके जोड़ेंगे, तो देखिए 3.5 के बाद 9.5 वाले बिंदु से जोड़ेंगे, फिर 15.5 वाले बिंदु से आप जोड़ेंगे, फिर 21.5 वाले बिंदु से जोड़ेंगे, फिर आप 27.5 वाले बिंदु से आप जोड़ देंगे, उसके बाद आप 33.5 वाले बिंदु से जोड़ेंगे, फिर आप 39.5 वाले बिंदु से जोड़ेंगे, फिर 45.5 वाले बिंदु से आप जोड़ देंगे, फिर देखिए आप यहां पर 51.5 वाले बिंदु से जोड़ेंगे, आगे हम जोड़ देते हैं इसको, और सबसे अंत में आप जानते ही हैं कि आपको 0 पर खत्म करना होता है, अर्थात यहां पर आप सबसे अंत में जोड़ देंगे। फिर हमने आपको बताया था कि हमेशा ध्यान रखेंगे कि जो 0 से पहले होता है इसको आप डॉटेड बनाते हैं, तो आप इसमें कुछ इस तरीके से लाइन बनाएंगे, क्योंकि देखिए आप तो पेंसिल का यूज करके बना रहे होंगे, तो आप आसानी से इसको रफ भी कर सकते हैं। तो आपके पास ये टीम ए का बारंबारता बहुभुज आ चुका है। अब हम यहां पर टीम बी का बारंबारता बहुभुज बनाएंगे। तो चलिए टीम बी का बारंबारता बहुभुज बनाने के लिए यहां पर देखते हैं 3.5 का वर्ग चिन्ह पर 5 बनाना था आपको, तो इन सभी को हम जल्दी जल्दी से बना देते हैं। तो देखिए 0 से ही खत्म होगा, ये सॉरी 0 से ही प्रारंभ होगा, तो 3.5 पर आपको 5 बनाना था, ये बिंदु आपके पास आ गया। फिर देखा था आपने 9.5 जब वर्ग चिन्ह है तब आपको 6 बनाना होगा, तो ये आपके पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा। फिर उसके बाद 15.5 पर 2 बनाना होगा, और 21.5 पर 10 बनाना होगा। तो देखिए 15.5 पर आपको 2 बनाना है, तो यहां पर कहीं आएगा। 21.5 पर आपको 10 बनाना है, मतलब आपके पास यहां पर कहीं आ जाएगा। फिर उसके बाद देखिए 27.5 पर 5 बनाना है, और 33.5 पर 6 बनाना है, तो यहां पर आप 5 बनाएंगे।
और 33.5 पर आप 6 बना देंगे। फिर आप देखेंगे कि 39.5 पर 3 बनाना है, 45.5 पर 4, 51.5 पर 8 और 57.5 पर 10 आपको बनाना है। तो देखिए आप यहां पर 3 बनाएंगे 39.5 पर, फिर आप 45.5 पर 4 बनाएंगे, फिर आप 51.5 पर 8 बनाएंगे, और अंत में आपने देखा था 57.5 पर आप 10 बनाएंगे। तो 57.5 पर आप 10 बनाएंगे तो आपके पास देखो यहां पर कहीं ये आ जाएगा, और आप इन सभी को जोड़ देंगे। तो यहां पर हम नीले रंग से इन सभी को जोड़ देते हैं। तो आप ध्यान रखें 0 से ही प्रारंभ करेंगे, अर्थात इस बिंदु से प्रारंभ किया आपने, एक एक करके आप जोड़ते जाएंगे इनको। तो देखिए बस आपको एक बात का ध्यान रखना है, हमने आपको बताया था कि 0 से पहले जो भी होता है तब आप वहां पर डॉटेड लाइन बनाते हैं, तो इस तरीके से आप डॉटेड लाइन कर देंगे। तो यहां से आपने देखा कि ये आपके पास बारंबारता बहुभुज आ गया। इसको हम समझा देते हैं कि जो हमने नारंगी लाइन से जो बनाया है बारंबारता बहुभुज वो टीम ए का है, और जो हमने देखिए नीली लाइन से बनाया है बारंबारता बहुभुज वो टीम बी का है। अब देखिए अगले प्रश्न पर आ जाते हैं। यहां पर आपको बोला गया प्रश्न संख्या 8 में कि एक पार्क में खेल रहे विभिन्न आयु वर्गों के बच्चों की संख्या का एक यादृच्छिक सर्वेक्षण, रैंडम सर्वे जिसको हम अंग्रेजी में बोलते हैं, करने पर निम्नलिखित आंकड़े प्राप्त हुए हैं। तो यहां पर आप देखिए आपके पास आंकड़े दिए हुए हैं, जैसे कि 1 से 2 आयु वर्ष वाले बच्चों की संख्या 5 है जो उस पार्क में खेल रहे हैं, 2 से 3 आयु वर्ष वाले बच्चों की संख्या 3 है, 3 से 5 आयु वर्ष वाले बच्चों की संख्या 6 है, जिन बच्चों की आयु 5 से 7 वर्ष के बीच में है उनकी संख्या 12 है, जिनकी आयु 7 से 10 वर्ष के बीच में है उनकी आयु 9 है, 10 वर्ष से 15 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों की संख्या 10 है, जबकि 15 से 17 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों की संख्या 4 आपके पास दी हुई है। तो आपको यहां पर आगे बोला गया है कि ऊपर दिए गए आंकड़ों को निरूपित करने वाला एक आयतचित्र खींचिए। तो सबसे पहले तो आप ये देखिए, आप यदि थोड़ा गौर करें तो यहां पर देखो केवल एक का अंतराल है आयु वर्षों में, यहां पर भी एक का अंतराल है, लेकिन यहां पर आप देखो 2 का अंतराल है 3 से 5 में, यहां पर भी 2 का अंतराल है, फिर आप देखिए 3 का अंतराल आपके पास आ गया, फिर आप देख रहे हैं यहां पर 10 से 15 के बीच में तो 5 का अंतराल आ गया, 15 से 17 के बीच में 2 का अंतराल आ गया। तो आप देख रहे हैं किसी में 1 का अंतराल है वर्ग अंतराल, किसी में वर्ग अंतराल 3 का है, किसी में 2 का है, किसी में 5 का पहुंच चुका है। तो अब यहां पर आपने देखा वर्ग अंतराल आपके पास समान तो नहीं है, लेकिन हमने आपको बताया था जब भी आप आयत चित्र बनाते हैं तो जो आयतों के क्षेत्रफल होते हैं, आयत चित्र का मतलब यह है कि आयत आप बनाते हैं उसमें, हमने आपको पहले भी आयत चित्र बनाकर दिखाए हैं, तो उनमें जो आयत बनते हैं तो उनके जो क्षेत्रफल होते हैं वो बारंबारताओं के समानुपाती होते हैं, बारंबारता अर्थात बच्चों की संख्या के समानुपाती होते हैं। लेकिन यहां पर तो आप देख रहे हैं कि आपके पास वर्ग अंतराल अलग अलग है, तो उस हिसाब से आपको वर्ग की चौड़ाई और आयत की लंबाई कुछ इस तरीके से उनको करना होगा ताकि वो बारंबारताओं के समानुपाती हो जाए, क्योंकि आयतों की चौड़ाई आप बार बार देख सकते हैं बदल रही है। यहां पर देखिए यहां पर चौड़ाई अर्थात वर्ग अंतराल में अंतर जो है, यहां पर देखो 1 का अंतर है, यहां पर 3 में से 2 घटाओगे तो 1 का अंतर है, यहां 5 में से 3 घटाओगे तो 2 का अंतर है, 7 में से 5 घटाओगे तो 2 का अंतर है, यहां देखिए 3 का अंतर हो गया, यहां देखिए 5 का वर्ग अंतर हो गया अर्थात 5 चौड़ाई हो जाएगी, यहां पर 2 हो जाएगी चौड़ाई अर्थात अंतर 2 आ रहा है। तो इन सभी को आप पहले तो समान बनाएंगे। तो चलिए हम एक दूसरी सारणी बना लेते हैं उसके लिए। तो देखिए यहां पर हमने एक सारणी बना ली। अब इस सारणी में सबसे पहला जो स्तंभ है उसको हम लिख देते हैं यहां पर आयु, जो कि वर्षों में दी हुई है वर्ग अंतराल में। फिर यहां पर हम लिख लेते हैं बच्चों की संख्या,
यहां पर हम लिख लेते हैं चौड़ाई वर्ग की चौड़ाई का मतलब यह है जो वर्ग अंतराल है ना आयु का, उनकी चौड़ाई। और यहां पर हम लिख लेते हैं आयत की लंबाई। तो इन चारों स्तंभों को जब आपने लिख दिया तो आप ये देखो कि ये सभी अंतराल तो सतत है, लेकिन इनकी जो वर्ग हैं अंतराल, उनमें जो गैप है वो अलग अलग है। किसी में 2 है, किसी में 3 है, किसी में 1 है, किसी में 5 है। तो इनको सबसे पहले हम लिख लेते हैं। चूंकि सतत है तो आपको कुछ और नहीं करना, तो आप जैसा है वैसा लिख दीजिएगा। अब देखिए बच्चों की संख्या को भी हम जैसा दिया है वैसा ही लिख देते हैं। देखिए यहां पर 5 हो गया, यहां 3 हो गया, यहां 6 हो गया, 12, 9, ये देखिए 10 आ जाएगा, और यहां पर आपके पास 4 आ जाएगा। अब हम वर्ग की चौड़ाई देख लेते हैं। वर्ग की चौड़ाई मैंने आपको बताया था कि 1 और 2 के बीच में कितने का अंतर है, तो आपको पता लगेगा 2 में से 1 आप घटा दीजिएगा, तो 1 आ गया वर्ग की चौड़ाई। 2 से 3 के बीच में आप अंतर देखोगे तो 1 का अंतर आ रहा है। 3 से 5 के बीच में आप अंतर देखोगे तो 2 का आ रहा है, या फिर आप 5 में से 3 घटाकर भी चेक कर सकते हैं, तो 2 ही आपके पास आएगा। 5 से 7 के बीच में अंतर देखेंगे वर्ग अंतराल में तो 2 आएगा। तो 7 से 10 के बीच में आप गैप देखेंगे तो 3 का मिलेगा। 10 से 15 के बीच में आप गैप देखेंगे तो 5 का मिलेगा, और 15 से 17 के बीच में आप गैप देखेंगे तो आपके पास 2 का मिल जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास ये गैप आ चुका है। अब यहां पर आप आयत की लंबाई निकालते हैं। तो ध्यान रखें, जब भी आप आयत की लंबाई निकालते हैं तो यहां पर अगर आप वर्ग की चौड़ाई देखो, या तो वर्ग की चौड़ाई आपको सब में बराबर करनी होती है, या तो आप सब में 5 कर दीजिएगा या सब में 1 कर दीजिएगा। तो अगर हम वर्ग की चौड़ाई 1 करें तो यहां पर बच्चों की जो आयत की लंबाई है वो आ जाएगी 5 गुणा 1, और आपको वर्ग की चौड़ाई 1 करनी है तो आप 1 से ही भाग कर दीजिएगा, तो ये 5 आ गई। जब वर्ग की चौड़ाई 1 करनी है तो इस वाली पंक्ति में आप करेंगे 3 गुणा 1 बटे वर्ग की चौड़ाई 1 करनी है तो ये 1 आ गया 3। यहां पर आप देखो करोगे 6 गुणा 1 बटे, देखो 2 वर्ग की चौड़ाई थी तो यहां 2 कर दी। अब आपके पास जो आंसर आया देखो 6 बटे 2 3 आया। इसका मतलब आप ऐसे भी समझ सकते हो, जब 2 वर्ग की चौड़ाई थी तब 6 बच्चे थे, और जब 1 वर्ग की चौड़ाई आपने की है, क्योंकि आप तो बता रहे हैं कि वर्ग की चौड़ाई आप सब जगह बराबर करते जा रहे हैं, तो बच्चे वहां पर 3 हो जाएंगे। अर्थात आप ऐसे भी कर सकते हो 6 बटे 2 कर दो, यहां पर आप 6 बटे 2 कर दो। जैसे यहां पर अगर आप डायरेक्ट करना चाहोगे तो 12 बटे 2 कर दोगे तो देखिए 6 आएगा, और अगर हम तरीके से करेंगे तो 12 गुणा 1 बटे 2 से आप भाग कर देंगे, क्योंकि यहां वर्ग की चौड़ाई 2 है तो देखिए 6 ही आया। इसी तरीके से आप डायरेक्ट करना चाहोगे तो 9 बटे 3 कर दो तो 3 आएगा। अगर आप तरीके से करना चाहोगे तो 9 गुणा 1 बटे 3, चूंकि यहां पर है वर्ग की चौड़ाई तो आप 3 से भाग दे देंगे तो 3 आ जाएगा। इसी तरीके से आ जाएगा 10 गुणा 1 बटे 5 अर्थात 2, यहां पर आप जाएगा 4 गुणा 1 बटे 2 अर्थात 2। तो इस तरीके से आपने आयत की लंबाई भी निकाल ली है। ध्यान रखें, अब हमने यहां पर वर्ग की चौड़ाई हर किसी में 1 बना दी, अर्थात जब भी आप आयत चित्र बनाएंगे तो उसमें जो भी आप आयत की चौड़ाइयां बनाते थे उनकी चौड़ाई अब आप 1 बनाएंगे। तो चलिए हम एक आयत चित्र बनाएंगे, तो उसके लिए हम सबसे पहले एक्स अक्ष और वाई अक्ष बना लेते हैं। तो देखिए ये आपने एक्स अक्ष और वाई अक्ष तो बना ली। अब यहां पर हम इसको एक्स अक्ष हो गई और ये आपके पास वाई अक्ष हो गई। अब वाई अक्ष पर ध्यान रखें, आप हमेशा बारंबारता दर्शाते थे, अर्थात बच्चों की संख्या दर्शाएंगे। तो यहां पर आप लिख सकते हैं बारंबारता या बच्चों की संख्या, जो कि वाई अक्ष पर रहेगी। अब आप बच्चों की संख्या में भी देख रहे हैं, बच्चों की संख्या आपके पास कम से कम 3 है और अधिक से अधिक 12 है। तो आप चाहें तो 3-3 के अंतराल में या 4-4 के अंतराल में बना दीजिएगा, और चाहें तो 1-1 के अंतराल में भी आप बना सकते हैं। जैसे देखिए ये तो 0 आएगा, ये आपके पास 2-2 के अंतराल में यदि हम बनाना चाहें तो 2 आ गया, ये 4 आ गया यहां पर आपके पास, या थोड़ा हम गैप भी कर सकते हैं चाहें तो आप। ये आप 2 बना दीजिएगा, थोड़ा गैप लेकर 4, यहां 6 हो गया, यहां 8 हो जाएगा, यहां 10 हो जाएगा, यहां 12, और इसी तरीके से यहां 14 आपने लिख दिया। अब इसी तरीके से आप एक्स अक्ष पर देखेंगे तो एक्स अक्ष पर स्वाभाविक सी बात है कि आपको आयत चित्र बनाने हैं, तो वर्ग की चौड़ाइयां दर्शाएंगे, तो 1-1 के अंतराल पर आप दर्शा सकते हैं, क्योंकि आपको केवल 17 तक दर्शाना है। तो यहां पर देखिए ये 1 आ गया, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,
10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 और ये आपके पास 18 आ गया। वैसे आपको 17 तक ही दर्शाना था, लेकिन हमने बना दिया है एक एक्स्ट्रा। 17 तक इसलिए दर्शाना था क्योंकि आप देख रहे हो 17 अंत में है केवल। तो अब यहां पर आप आयत बनाएंगे, तो ध्यान रखें आयत की लंबाई आप इसी तरीके से बनाएंगे। अब यहां पर देखो वर्ग की चौड़ाई 1 रखनी है और आयत की लंबाई आपको 5 रखनी है जब आयु 1 से 2 वर्ष है। तो यहां पर आप देखिए आपको आयत की लंबाई 5 रखनी है, तो यहां से देखो 5 यहां पर कहीं आएगा और 1 से 2, देखो 1 से 2 के बीच में आपने ये बना दिया। तो इस तरीके से यहां पर आप एक लाइन बना देंगे। अब यहां पर कुछ लाइनें थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी हो सकती है क्योंकि यहां पर मैं पैमाने का कोई यूज तो कर ही नहीं पाऊंगा। आप अपने में जब भी बनाएं तब इस बात का ध्यान रखें, लाइन बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए। अब इसी तरीके से आप देख रहे हैं जब भी 2 से 3 आयु वर्ष है, देखिए 2 से 3 जब आयु वर्ष है तो बच्चों की संख्या 3 है, आयत की लंबाई भी आपको 3 ही रखनी है। तो देखिए 3 आपके पास यहां कहीं बीच में आएगा और 2 से 3 ये कहीं आ जाएगा आपके पास, और इस तरीके से आप यहां पर एक लाइन बना देंगे। तो ये आपने बना दिया 2 से 3 के लिए। फिर आप आगे देखेंगे तो आगे आपको बोला गया है जब 3 से 5 आयु वर्ष है तब आपको लंबाई 3 बनानी है, इस बात का आप ध्यान रखेंगे। तो देखिए 3 से 5 में आपको लंबाई 3 ही बनानी है, तो यहां पर हम किसी और रंग से ही बना देते हैं। तो आपने देखो ये बनाया और यहां पर एक लाइन आप बना देंगे। तो इस तरीके से आपने देखो ये बना दिया 3 से 5 आयु वर्ष के बच्चों के लिए आयत चक्र। अब यहां पर आप देखोगे 5 से 7 आयु वर्ष के बच्चों के लिए लंबाई 6 आपको रखनी है, तो तभी आपके पास वो आयत बराबर हो जाएगा क्षेत्रफल में। तो 6 कहीं यहां पर आपके पास आएगा, तो आप 5 से 7 में 6 का बनाएंगे। यहां पर देखिए और यहां पर आप एक लाइन बना देंगे। तो इस तरीके से आपने देखो ये बना दिया 5 से 7 आयु वर्ष के बच्चों के लिए आयत चित्र। अब बात करते हैं आगे, तो आगे आप देखो 7 से 10 वर्ष तक के बच्चों के लिए आपको आयत चित्र बनाना है, जबकि आयत की लंबाई आपको 5 से 7 तो आप बना चुके हैं, 7 से 10 के लिए अब हम बात कर रहे हैं, तो उसमें आपको आयत की लंबाई 3 बनानी है। तो देखिए 7 से 10 के लिए आयत की लंबाई आपके पास 3 होनी चाहिए, तो 3 आपके पास यहां कहीं आएगा। 7 से 10 आप बनाएंगे तो ये कहीं आपके पास आ जाएगा। तो अब आप यहां पर देखिए एक रेखा बना देंगे। तो ये आपके पास हो गया 7 से 10 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों के लिए आयत चित्र। इसी तरीके से आप देखोगे तो अब आपको 10 से 15 वर्ष तक की आयु वाले बच्चों के लिए आयत चित्र बनाना है, जबकि आपके पास आयत की लंबाई 2 ही होनी चाहिए। तो देखिए 2 आपके पास यहां पर कहीं है और 10 से 15 के लिए आपको बनाना था, मतलब आपके पास कुछ इस तरीके से ये हो जाएगा। तो ये आपने 10 से 15 वर्ष तक के बच्चों के लिए आयत चित्र बना दिया। और सबसे अंत में अब आप 15 से 17 वर्ष तक के बच्चों के लिए आयत चित्र बनाएंगे, तो उसमें लंबाई आपको 2 रखनी है। तो देखिए लंबाई आपको 2 रखनी है, तो यहां पर मैं इसको लाल रंग से बना देता हूं। लंबाई तो सेम ही रही जैसा 10 से 15 के बीच में, तो इसलिए मैंने यहीं से आपको जोड़ दिया। तो इस तरीके से आप देख रहे हैं ये आपके पास आयत चित्र बन गया है, जो कि 15 से 17 के लिए था। और ये टोटल अगर आप देखेंगे जो एक्स अक्ष और वाई अक्ष पर ये आलेख आपको दिखाई दे रहा है, ये इस पूरे प्रश्न का आयत चित्र बन जाएगा। तो देखिए अब हम प्रश्नावली 14.3 का सबसे अंतिम प्रश्न अर्थात प्रश्न संख्या 9 हल करेंगे। यहां पर आपको बोला गया है कि एक स्थानीय टेलीफोन निर्देशिका से 100 कुल नाम अर्थात सरनेम यादृच्छिक लिए गए हैं और उनसे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या का निम्न बारंबारता बंटन प्राप्त किया गया है। देख सकते हैं आपके पास बारंबारता बंटन कुछ इस तरीके से दिया हुआ है कि अगर सरनेम में 1 से 4 अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर हैं तो ऐसे कुल सरनेम 6 हैं,
अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर यदि 4 से 6 के बीच में है तो कुल सरनेम यहाँ पर आपके पास 30 दिए हुए थे। 6 से 8 अक्षर वाले सरनेम 44 हैं। 8 से 12 अक्षरों वाले सरनेम 16 हैं। और जिन सरनेम में 12 से 20 अक्षर तक हैं उनमें कुल नामों की संख्या अर्थात सरनेम्स की संख्या 4 है। फिर आगे आप देखिए, आपको बोला गया कि दी हुई सूचनाओं को निरूपित करने वाला एक आयत चित्र आप बना दीजिएगा। तो यहां पर सबसे पहले तो आप गौर करेंगे कि देखिए 1 से 4 में अगर आप देखोगे तो आपके पास देखिए 3 का गैप है। 4 से 6 में केवल 2 का गैप है। 6 से 8 में 2 का गैप है। 8 से 12 में 4 का गैप है और 12 से 20 में तो 8 का गैप आ रहा है। तो आपने देखा ये सतत तो है, लेकिन यहां पर गैप अलग अलग है, अर्थात जो वर्ग अंतराल है उसकी जो चौड़ाई है वो यहां पर भिन्न भिन्न हर किसी में दी हुई है। जैसे किसी में 3 है, किसी में 2 है, किसी में 4 है और किसी में 8 है। तो अब उसके लिए सबसे पहले तो यहां पर हम एक दूसरी सारणी बनाते हैं जिसमें हम आयत की लंबाई के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए उस सारणी को हम सबसे पहले यहां पर बनाते हैं। तो यहां पर देखिए हमने एक सारणी बना दी। अब हम सारणी में सभी में स्तंभ लिख देते हैं। तो यहां पर तो आपके पास पहले स्तंभ में आप लिखोगे अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या। इसी तरीके से देखिए आप दूसरे स्तंभ में यहां पर लिखेंगे कुल नामों की संख्या। तीसरे स्तंभ में आप लिख सकते हैं कि वर्ग की चौड़ाई। और चौथे स्तंभ में आप लिखेंगे यहां पर आयत की लंबाई, क्योंकि अगर आप आयत चित्र बनाएंगे तो उसकी कुछ ना कुछ तो लंबाई होगी, तो इसके लिए आपको आयत की लंबाई यहां पर लिखनी पड़ेगी। और ये आप इसलिए अलग से बना रहे हैं क्योंकि आपको अलग से एक नई सारणी बनानी पड़ेगी, क्योंकि यहां पर जो वर्ग की चौड़ाई है वो अलग अलग आपके पास आ रही है। तो जैसे आप देखिए आपके पास अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या पहले में 1 से 4 थी, फिर 4 से 6 भी है, 6 से 8 वाले थे, 8 से 12 थे और फिर आपके पास देख सकते हैं 12 से 20 वाला पंक्ति भी थी। अब कुल नामों की संख्या आप देखोगे तो आपके पास देखो 6 है, फिर 30 है, फिर 44 है, फिर देखिए आपके पास 16 है और फिर यहां पर आपके पास 4 है। तो अब हम वर्ग की चौड़ाई की बात करते हैं। तो देखो इसमें आप चौड़ाई देखोगे अर्थात कितने का गैप है, तो 4 से 1 घटाओगे तो आपके पास 3 आ जाएगा। इसी तरीके से 4 से 6 वाले जब पंक्ति में देखेंगे तो वर्ग की चौड़ाई 2 आ जाएगी। यहां पर आप देखोगे 6 से 8 में तो वर्ग की चौड़ाई आपके पास 2 आ गई। यहां पर देखिए 8 से 12 इसमें 4 का गैप है, या फिर आप निकाल सकते हैं 12 माइनस 8 करके, तो ये 4 आ गया। 12 से 20 में इस तरीके से 8 वर्ग की चौड़ाई हो जाएगी। अब यहां पर आप आयत की लंबाई निकालेंगे। तो आयत की लंबाई के लिए आप देखिए करेंगे 6 गुणा 2/3, तो यहां पर देखो ये 4 आ गया आपके पास। अब इसी तरीके से यहां पर आप देखेंगे 30 गुणा 2/2, अर्थात ये 30 ही रहेगा। इसी तरीके से आप देखिए 44 ये आ गया, गुणा 2/2 आप करेंगे तो ये 44 आ गया आपके पास आयत की लंबाई। यहां पर आप देखेंगे कि ये हो जाएगा 16 गुणा 2/4, अर्थात देखिए ये आपके पास 8 आ जाएगा और यहां पर 4 गुणा 2/8 आ जाएगा, तो ये आपके पास देखिए 1 आ जाएगा। अब यहां पर कुछ छात्रों को संदेह हो सकता है कि आखिर ये 2 कैसे आ रहा है। तो देखिए 2 इसलिए हमने किया है क्योंकि जो सबसे छोटा अंतर है वो वर्ग की चौड़ाई आपके पास 2 है। आप देखिए इन 3, 2, 2, 4, 8 में सबसे छोटा 2 है, इसलिए यहां पर हमने 2 को लिखा है। अब हम इसका आयत चित्र बनाएंगे, तो उसके लिए हम सबसे पहले एक्स अक्ष और वाई अक्ष भी बना लेते हैं। तो यहां पर आप देखो हमने एक्स अक्ष बना दिया और ये हमारे पास वाई अक्ष हो गया। अब वाई अक्ष पर आपको ध्यान रखना था कि हमेशा हम बारंबारता को रखते हैं, अर्थात बारंबारता यहां पर कुल नामों की संख्या हो जाएगी। तो चलिए इसको हम रख देते हैं। यहां पर आप लिखेंगे कुल नामों की संख्या, और कुल नामों की संख्या में आप देख रहे हैं कि आपके पास जो अधिकतम कुल नाम हो सकते हैं वो 44 आ रहे थे। कुल नाम मतलब आपको आयत की लंबाई देखनी है, तो वो देखो अधिकतम आपके पास 44 आ रही थी, तो इसके लिए आप 44 तक रखेंगे जरूर। तो आप चाहें तो 10-10 के गैप पर बना सकते हैं, 1-1 के गैप पर भी बना सकते हैं,
5-5 के गैप पर भी बना सकते हैं, जैसा आपके ग्राफ पेपर में जगह हो उतनी अच्छी तरीके से आप बना सकते हैं। तो ये देखिए 0 आ जाएगा। मैं अगर 5-5 के अंतराल पर बनाऊं तो देखिए 5 आ जाएगा, यहाँ ये देखिए 10 आ जाएगा, फिर देखिए ये 15 आ जाएगा, फिर यहाँ पर 20 आ गया, यहाँ आपके पास 25 आ जाएगा, ये 30 आ जाएगा, ये 35 आ जाएगा आपके पास, ये आपके पास 40 आ जाएगा, और ये इस तरीके से देखो 45, और यहाँ पर 50 आपके पास आ गया। अब चूंकि 44 तक बनाना था तो हमने बस थोड़ा सा ज्यादा और 50 तक बना दिया। अगर आप 45 तक भी बनाए तब भी कोई दिक्कत आपके पास नहीं है। अब इसी तरीके से देखिए एक्स अक्ष पर यहां पर हम अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या को दर्शाएंगे, तो उसको भी लिख लेते हैं यहां पर। अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या, तो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या आप एक्स अक्ष पर दर्शाएंगे। अब आप देखो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या 1 से लेकर 20 तक है, तो आप 20 तक यहां पर दर्शाएंगे एक्स अक्ष को। तो देखिए ये मान लीजिएगा आपके पास 1 आ गया, फिर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, ये देखिए आपके पास 10 आ गया, 11, 12, 13, 14, 15, 16, इसी तरीके से देखो 17, 18, 19, 20, और ये आपके पास देखो 21 आ गया। आप बढ़ाना चाहें तो बढ़ा सकते हैं, वैसे आपने 20 तक लिख ही दिया है। अब यहां पर हम आयत चित्र बनाएंगे एक एक करके। तो सबसे पहले तो आप ये देखो कि आपको बोला गया जब अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या 1 से 4 है तब आयत की लंबाई आपको 4 बनानी है। तो देखिए आपको यदि 4 लंबाई बनाएंगे तो देखो 5 के थोड़ा सा नीचे यहां पर 4 आएगा, और ध्यान रखें 1 से 4 अक्षरों के लिए था ये, तो आपके पास ये 1 से 4 अक्षरों के लिए आपने ये बना दिया। तो ये पहला आयत आपके पास बन गया पहली पंक्ति के हिसाब से। अब इसी तरीके से आप देखिए आपके पास दिया हुआ है कि जब अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या 4 से 6 है तब आपको आयत की लंबाई 30 बनानी है। तो चलिए 4 से 6 में आपको आयत की लंबाई 30 बनानी है। तो देखिए 30 ये है आपके पास, तो 4 से 6 में आपके पास कुछ इस तरीके से ये आ जाएगा, और इसी तरीके से यहां पर भी आप बना देंगे। तो आपने देखो ये बना दिया, जब 4 से 6 थी अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या तो आपने देखिए आयत की लंबाई 30 बना दी। अब इसी तरीके से बात करते हैं आगे। तो जब 6 से 8 अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या है तब 44 आपको लंबाई बनानी है। तो देखिए 44 45 से थोड़ा सा छोटा होगा, मतलब यहां कहीं होगा, तो 6 से 8 में आपको वो बनाना है। तो आप देखिए आपके पास ये कुछ आ जाएगा। अब आप यहां पर एक पंक्ति बना देंगे नीचे की तरफ क्षैतिज रेखा, तो ये आपके पास कुछ इस तरीके से आ जाएगा। अब यहां पर आप एक बात का गौर करें कि हो सकता है आपको लगे कि ये कुछ रेखाएं टेढ़ी मेढ़ी हो रही हैं, तो ध्यान रखें कि यहां पर मैं पैमाने से नहीं बना रहा हूं, आपको तो बिल्कुल पैमाने से बनाना है ग्राफ पेपर पर, तो आप उसका प्रॉपर यूज करेंगे। अब इसी तरीके से आप देखो आपको आगे बोला गया कि यदि 8 से 12 अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या है तब आपको 8 बनानी है आयत की लंबाई। तो 8 तो 10 से थोड़ा सा छोटा होगा, तो यहां पर आप देख सकते हो आपके पास 8 यहां पर कहीं आएगा, और ये 8 से 12 में है आपके पास, तो 8 से 12 में आपने ये बनाया, और यहां पर आप एक लाइन बना देंगे ऊर्ध्वाधर, ये कुछ इस तरीके से आपके पास आ जाएगा। और सबसे अंत में आप देखोगे, अगर आप 5वीं पंक्ति में देखोगे तो जब 12 से 20 अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षरों की संख्या है तब ऐसे कुल नाम केवल एक हैं। तो एक देखिए 0 के थोड़ा सा आगे होगा, यहां पर देखिए 1 आ जाएगा बेसिकली ये, और 12 से 20 में आपको ये बना देना है, तो आपके पास ये कुछ इस तरीके से आ जाएगा। तो इस तरीके से आपने आयत चित्र बना लिया। अब आप चाहें तो आप यहां पर इनको शेड कर सकते हैं, ये पूरा आपके ऊपर निर्भर करता है। अगर आप कर सकते हैं तो अच्छी बात है, नहीं कर सकते तब भी कोई बात नहीं है। तो इस तरीके से देखिए मैं यहां पर कुछ शेड करके लिख देता हूं। तो आप चाहें तो इस तरीके से सभी को यहां पर शेड कर सकते हैं। तो केवल समझाने के लिए मैंने आपको 1-2 शेड करके बताया है कि कैसे इनको शेड करना होता है। तो ये पूरा आप पर ही निर्भर करता है। इसी तरीके से आप चाहें तो आगे भी कर सकते हैं। अब आप देखिए पहला वाला भाग तो आपके पास हल हो गया। अब दूसरे वाले भाग में आपको बोला गया
कि वह वर्ग अंतराल बताइए जिसमें अधिकतम संख्या में कुल नाम हैं। तो आप देखिए अधिकतम संख्या में जो कुल नाम हैं वो तो कुल नाम सबसे 44 दिख रहे हैं। अब उस वर्ग अंतराल को बताना है तो ये वाला आपके पास वर्ग अंतराल हो जाएगा। तो इस तरीके से आपके पास जो दूसरे भाग का उत्तर हो जाएगा वो हो जाएगा कि वर्ग अंतराल 6 से 8 में अधिकतम संख्या में कुल नाम हैं। तो इस तरीके से आपने देखिए दूसरा वाला भाग भी इस प्रश्न का हल कर दिया है।